इस पीटी 365 इकोनॉमिक्स 2026 को हम दो भागों में कवर करेंगे। पीटी 365 इकोनॉमी के इस पहले भाग में हम सेक्शन 1 से लेकर 5 तक कवर करेंगे। इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑडियो मौजूद है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए मैगजीन शुरू करते हैं। एक, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में। यह वह योजना है जिसके जरिए रिजर्व बैंक बाजार में पैसों के बहाव को कंट्रोल करता है ताकि देश में महंगाई भी काबू में रहे और आर्थिक विकास भी होता रहे। रिजर्व बैंक मुख्य रूप से दो तरह के हथियारों या टूल्स का इस्तेमाल करता है। पहले हैं मात्रात्मक उपकरण, जो सीधे तौर पर बाजार में मौजूद कुल पैसे यानी मनी सप्लाई को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला और अहम है रेपो रेट। यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कम समय के लिए कर्ज देता है। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे बाजार में पैसों की कमी हो जाती है और महंगाई को रोकने में मदद मिलती है। इसी का उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों से पैसा उधार लेता है। जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो रिजर्व बैंक इस दर को बढ़ा देता है ताकि बैंक अपना पैसा बाजार में बांटने के बजाय रिजर्व बैंक के पास जमा कर दें। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो वह हिस्सा है जो बैंकों को अनिवार्य रूप से नकद के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, जिस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता। वहीं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वह पैसा है जिसे बैंकों को अपने पास ही सोना या सरकारी बॉन्ड्स जैसे तरल एसेट्स के रूप में रखना होता है। दूसरे होते हैं गुणात्मक उपकरण, जिनका मकसद यह तय करना होता है कि कर्ज किस क्षेत्र में जा रहा है। इसमें रिजर्व बैंक बैंकों को प्यार से समझाता है या सलाह देता है, जिसे नैतिक दबाव कहते हैं। इसके अलावा बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बदल सकते हैं ताकि किसी खास क्षेत्र में ज्यादा सट्टेबाजी न हो। अगर कोई बैंक रिजर्व बैंक के नियमों को नहीं मानता तो रिजर्व बैंक उन पर जुर्माना या पाबंदी लगाकर सीधी कार्रवाई भी कर सकता है। सरप्लस ट्रांसफर टू सेंटर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2.69 लाख रुपए करोड़ का अधिशेष ट्रांसफर किया है। आप सोच रहे होंगे कि बैंक के पास इतना पैसा कहां से आता है और यह सरकार को क्यों दिया जाता है। दरअसल आरबीआई के पास आय के कई स्रोत होते हैं, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाला ब्याज, विदेशी मुद्रा निवेश से होने वाली कमाई और करेंसी नोट छापने से होने वाला मुनाफा, जिसे तकनीकी भाषा में सीनियोरेज कहा जाता है। यह पैसा सरकार को कितना और कैसे दिया जाएगा, यह तय करने के लिए एक खास ढांचा बनाया गया है जिसे इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कहते हैं। इस फ्रेमवर्क की शुरुआत 2019 में बिमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। यह आरबीआई की एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट नीति का एक हिस्सा है जो 2012 में बनी थी। सरल शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी विधि है जो यह बताती है कि आरबीआई को अपने पास जोखिमों से लड़ने के लिए कितना पैसा रखना चाहिए और कितना मुनाफा सरकार को बांट देना चाहिए। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 47 के तहत यह लाभ का वितरण किया जाता है। इस फ्रेमवर्क के मुख्य रूप से दो बड़े हिस्से हैं। पहला है रियलाइज्ड इक्विटी, जिसमें आरबीआई की पूंजी, आरक्षित निधि और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कंटिंजेंट रिस्क बफर शामिल होता है। यह बफर इसलिए रखा जाता है ताकि अगर कभी देश में वित्तीय अस्थिरता आए या कोई बड़ा जोखिम पैदा हो तो आरबीआई उससे निपट सके। दूसरा हिस्सा है रिवैल्यूएशन बैलेंस, जो सोने की कीमतों, विदेशी मुद्रा की दरों या ब्याज दरों में बदलाव के कारण होने वाले उन लाभों को दर्शाता है जो अभी तक नकद में प्राप्त नहीं हुए हैं। बिमल जालान समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि इस पूरे नियम और ढांचे की हर 5 साल में समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इसे समय के अनुसार बदला जा सके। इस साल का ट्रांसफर भी इसी संशोधित ढांचे के आधार पर किया गया है, जिसे आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने अपनी मंजूरी दी है। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स। हम भारत के उस आपातकालीन खजाने के बारे में बात करेंगे जो मुश्किल समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ढाल बनता है। इसे हम विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। हाल ही में यह विषय चर्चा में इसलिए आया क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का सोने का भंडार बढ़कर 102.3 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 सालों में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगभग 7% से बढ़कर अब करीब 15% हो गई है। इसका मतलब है कि भारत अब डॉलर के साथ साथ सोने पर भी अपना भरोसा तेजी से बढ़ा रहा है। भारत में इस पूरे खजाने को संभालने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आरबीआई सोने का भंडार क्यों बढ़ा रहा है। इसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला है विविधीकरण, यानी आरबीआई अपनी सारी पूंजी सिर्फ अमेरिकी डॉलर में नहीं रखना चाहता ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके, जिसे हम डीडॉलराइजेशन भी कहते हैं। दूसरा कारण है जोखिम से बचाव। विदेशी मुद्राओं की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है, जिससे खजाने की वैल्यू कम होने का डर रहता है, लेकिन सोना इस जोखिम को कम करता है। तीसरा कारण है महंगाई से सुरक्षा।
सोना ऐतिहासिक रूप से महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच माना जाता है, जो हमारे विदेशी भंडार की क्रय शक्ति को बचाए रखता है। हालांकि ज्यादा सोना रखने के कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि सोने को जरूरत पड़ने पर नकद में बदलना विदेशी मुद्रा के मुकाबले थोड़ा धीमा और खर्चीला होता है। इसके अलावा सोने पर कोई ब्याज या लाभांश नहीं मिलता, जबकि बॉन्ड्स या विदेशी बैंक जमा पर ब्याज मिलता है। साथ ही इतने सारे सोने को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तिजोरियों और भारी सुरक्षा की जरूरत होती है, जिससे इसके रखरखाव का खर्च बढ़ जाता है। अंत में आइए समझते हैं कि हमारे इस पूरे विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। विदेशी मुद्रा संपत्ति, इसमें डॉलर, यूरो, पाउंड और येन जैसी विदेशी मुद्राएं और बॉन्ड्स शामिल होते हैं। स्वर्ण भंडार, जो आरबीआई के पास जमा होता है। विशेष आहरण अधिकार, यह आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है, जो जरूरत पड़ने पर नकदी की कमी को पूरा करती है। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, यह आईएमएफ में भारत का वह हिस्सा है जिसे हम बिना किसी सख्त शर्त के कभी भी निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समन स्कीम 2021, हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके तहत अब देश के सभी सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को भी बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के माध्यम से रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 फीट के दायरे में ले आया गया है। इसका मतलब है कि अब इन सहकारी बैंकों के ग्राहकों को भी वही सुरक्षा और सुविधा मिलेगी जो बड़े कमर्शियल बैंकों के ग्राहकों को मिलती है। अब समझते हैं कि यह स्कीम क्या है। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 फीट का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से, कम खर्च में और प्रभावी ढंग से समाधान करना है। यह एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र है, जहां आप तब जा सकते हैं जब बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा हो। पहले इस स्कीम के दायरे में सभी कमर्शियल बैंक, रीजन रूरल बैंक और 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शामिल थे। इसके अलावा इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति वाली एनबीएफसी, पेमेंट सिस्टम में भाग लेने वाली कंपनियां और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां भी शामिल रही हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसने आरबीआई की 3 पुरानी अलग अलग योजनाओं को एक कर दिया है। इनमें 2006 की बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, 2018 की एनबीएफसी स्कीम और 2019 की डिजिटल ट्रांजैक्शन वाली स्कीम शामिल थीं। इसे वन नेशन वन ओम्बुड्समैन यानी एक देश एक लोकपाल का दृष्टिकोण कहा जाता है, क्योंकि अब यह अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से मुक्त है। यानी आप देश के किसी भी हिस्से में हो, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर हम अधिकारों की बात करें तो इस योजना के तहत ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल के पास यह शक्ति है कि वह ग्राहक को हुई परेशानी के लिए बैंक को 20 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। इसके साथ ही ग्राहक के समय की बर्बादी, खर्च और मानसिक परेशानी या उत्पीड़न के बदले 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त मुआवजा भी दिलाया जा सकता है। अदर की टर्म्स इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू आरबीआई। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ की। यह आरबीआई का एक ऐसा आधुनिक हथियार है जिसके जरिए वह कमर्शियल बैंकों से अतिरिक्त पैसा वापस ले लेता है। और खास बात यह है कि इसके लिए आरबीआई को बैंकों को कोई कोलेटरल यानी गारंटी के तौर पर सरकारी सुरक्षा देने की जरूरत नहीं होती। एसडीएफ ने अब फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो की जगह ले ली है और यह लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएएफ के लिए एक आधार की तरह काम करता है। यह मुख्य रूप से एक रात के लिए पैसा जमा करने की सुविधा है, लेकिन आरबीआई के पास इसे लंबी अवधि के लिए बढ़ाने की भी शक्ति है। कोई भी बैंक या संस्था जो एलएएफ के लिए पात्र है, वह इस सुविधा का लाभ उठा सकती है और यह सुविधा छुट्टियों और वीकेंड समेत हर दिन उपलब्ध रहती है। इसी तरह का एक और जरिया है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो यानी वीआरआर। इसमें भी आरबीआई बैंकों से कुछ समय के लिए फालतू पैसा अपने पास रखता है और बदले में उन्हें ब्याज देता है। यहाँ वेरिएबल रेट का मतलब है कि ब्याज की दर आरबीआई तय नहीं करता, बल्कि यह बाजार की स्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है, जो इसे साधारण रिवर्स रेपो रेट से अलग बनाती है, जहाँ दर पहले से ही आरबीआई द्वारा फिक्स होती है। अब एक बहुत ही खास प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, जिसे स्विच ऑक्शन कहा जाता है, जिसकी शुरुआत आरबीआई ने भारत सरकार की ओर से साल 2019 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्ज के परिपक्व होने यानी मैच्योरिटी के समय को मैनेज करना है। इसमें सरकार कम समय में मैच्योर होने वाली सिक्योरिटीज को वापस लेकर उनके बदले लंबी अवधि वाली सिक्योरिटीज जारी करती है। यह पूरी प्रक्रिया आरबीआई के इकोबेर पोर्टल के जरिए बहुत ही पारदर्शी तरीके से पूरी की जाती है। आइए समझते हैं कोलेंडिंग नॉर्म्स या सहरिंग नियमों के बारे में। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के बीच कर्ज देने के समझौतों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 2 वित्तीय संस्थाएं मिलकर किसी ग्राहक को कर्ज दे सकती हैं। नए नियमों के अनुसार कर्ज में प्रत्येक संस्था की कम से कम 10% हिस्सेदारी होनी अनिवार्य है।
यदि वह कर्ज प्रायोरिटी सेक्टर यानी प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए है, तो दोनों कर्जदाता अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का दर्जा हासिल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई कर्ज खराब हो जाता है और एक संस्था उसे एनपीए घोषित करती है, तो दूसरी संस्था को भी अनिवार्य रूप से उसे एनपीए ही मानना होगा ताकि एसेट क्लासिफिकेशन में एकरूपता बनी रहे। समझते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स के बारे में। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ग्राहकों द्वारा दुकानदारों या व्यापारियों को किए जाने वाले भुगतान को एक जगह इकट्ठा करने में मदद करती हैं, चाहे वह सामान खरीदने के लिए हो या निवेश के लिए। आपने पेटीएम, गूगल पे और पेपाल जैसे नाम तो सुने ही होंगे, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। ये कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और अब नए नियमों के अनुसार गैर बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत आरबीआई से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बात करते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेज यानी डब्ल्यूएमआई की। यह एक तरह का अस्थायी कर्ज है जो आरबीआई केंद्र सरकार को तब देता है जब सरकार की कमाई और खर्च के बीच कोई छोटा मोटा अंतर आ जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह राजकोषीय घाटे को भरने का जरिया नहीं है, बल्कि सिर्फ एक तात्कालिक मदद है जो राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिलती है। इसकी सीमा आरबीआई और सरकार मिलकर तय करते हैं और इसे आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है। इस कर्ज पर ब्याज की दर रेपो रेट के बराबर होती है, लेकिन अगर सरकार अपनी तय सीमा से ज्यादा पैसा लेती है तो उसे रेपो रेट से 2% ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। इस कर्ज को 3 महीने के भीतर चुकाना भी जरूरी होता है। अंत में आरबीआई की कुछ नई और आधुनिक पहलों पर नजर डालते हैं जो भविष्य की बैंकिंग को बदल देंगी। इसमें सबसे पहले है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई। यह एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका उद्देश्य कर्ज देने की प्रक्रिया को और भी तेज और आसान बनाना है। यह अलग अलग स्रोतों से डेटा इकट्ठा करता है ताकि बैंक किसी व्यक्ति की साख का बेहतर आकलन कर सकें। इसी तरह आरबीआई ने रिटेल सैंडबॉक्स के जरिए सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को भी बढ़ावा दिया है, जो हमारी सामान्य मुद्रा का ही एक डिजिटल रूप है। आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स यानी सीडी के टोकनाइजेशन की भी शुरुआत की है। टोकनाइजेशन का मतलब है किसी असली संपत्ति जैसे सीडी को ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल टोकन के रूप में बदलना। अगर सीडी की बात करें तो यह एक तरह का निवेश पत्र है जिसे कमर्शियल बैंक या कुछ वित्तीय संस्थान जारी करते हैं। ये हमेशा डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं और इनकी अवधि कम से कम 7 दिन और अधिकतम 1 साल तक की हो सकती है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसीएस। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को एक स्वनियामक संगठन का दर्जा दिया है। यह एफआईडीसी असल में उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रतिनिधि निकाय है जो रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत हैं। स्वनियामक संगठन या एसआरओ क्या होता है और इसे कानूनी शक्ति कहां से मिलती है? आरबीआई ने 2024 में ओमनबस फ्रेमवर्क जारी किया था जो विनियमित संस्थाओं के लिए एसआरओ को मान्यता देने का आधार बनता है। कोई भी संस्था एसआरओ तभी बन सकती है जब वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत हो। इसके साथ ही उसकी नेटवर्थ पर्याप्त होनी चाहिए और उसकी शेयर होल्डिंग विविध होनी चाहिए, यानी किसी भी एक व्यक्ति या संस्था के पास 10% से ज्यादा शेयर नहीं होने चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि वह संस्था सच में उस पूरे सेक्टर का प्रतिनिधित्व करती हो। एक एसआरओ की जिम्मेदारियां दो तरफा होती हैं। अपने सदस्यों के प्रति इसकी जिम्मेदारी है कि यह उनके लिए एक आचार संहिता बनाए और शिकायतों के निपटारे के साथ साथ विवादों को सुलझाने के लिए एक ढांचा तैयार करे। वहीं नियामक के प्रति इसकी जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं। यह सेक्टर के विकास और नए विचारों को बढ़ावा देने के साथ साथ किसी भी आने वाले खतरे या गड़बड़ी के शुरुआती संकेतों को पहचानने का काम भी करता है। पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसके शासन ढांचे में एक विशेष नियम है। इसके निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम से कम 1/3 सदस्य स्वतंत्र होने चाहिए जिनका उस सेक्टर की कंपनियों से कोई निजी हित न जुड़ा हो। यह व्यवस्था एनबीएफसी सेक्टर में भरोसे और अनुशासन को और मजबूत करेगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो एक लाइक बनता है। 1 स्टेट 1 आरआरबी। हम ग्रामीण भारत की बैंकिंग व्यवस्था में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में बात करेंगे जिसे केंद्र सरकार ने एक राज्य एक आरआरबी के सिद्धांत के तहत लागू किया है। हाल ही में सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 फीट के अंतर्गत देश के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आपस में विलय की अधिसूचना जारी की है। यह हमारे बैंकिंग सुधारों का चौथा चरण है। इस विलय के बाद अब पूरे देश में आरआरबी की संख्या 43 से घटकर सिर्फ 28 रह जाएगी, जो 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सेवाएं देंगे।
आपको बता दें कि इन बैंकों के विलय की प्रक्रिया का जो शुरुआती दौर 2006 से 2010 के बीच चला था, वह डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिशों पर आधारित था। अब समझते हैं कि आखिर ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं। इनकी शुरुआत साल 1975 में नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, ताकि गांव के किसानों और छोटे व्यापारियों को आसानी से बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। इन बैंकों का मालिकाना हक किसी एक के पास नहीं होता, बल्कि यह केंद्र सरकार 50% हिस्सेदारी, संबंधित राज्य सरकार 15% और प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक 35% हिस्सेदारी के बीच साझा होता है। इन बैंकों के कामकाज की निगरानी दो बड़ी संस्थाएं मिलकर करती हैं। ये बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 फीट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं, जबकि इनका निरीक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि टैक्स के मामलों में इन्हें आयकर अधिनियम 1961 के तहत सहकारी समितियों की तरह माना जाता है। आज के समय में आरआरबी का नेटवर्क बहुत विशाल है। देश के 700 जिलों में इनकी लगभग 22,000 शाखाएं हैं, जिनमें से 92% शाखाएं ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। लेकिन इन बैंकों पर कुछ कड़वे नियम भी लागू होते हैं, जैसे इन्हें अपने कुल कर्ज का 75% हिस्सा अनिवार्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे कृषि और छोटे उद्योगों को देना पड़ता है। साथ ही इन्हें अपनी वित्तीय मजबूती बनाए रखने के लिए 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CRAR भी बनाए रखना होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए अपनी इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। पिछले एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बैंक को इस तरह के बदलाव की अनुमति मिली है। यह यूनिवर्सल बैंक आखिर होता क्या है? यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब है एक ही छत के नीचे बैंकिंग की तमाम सुविधाएं मिलना। जहां स्मॉल फाइनेंस बैंक का दायरा थोड़ा सीमित होता है, वहीं यूनिवर्सल बैंक बनने के बाद यह बैंक कमर्शियल बैंकिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तक की सारी सेवाएं दे पाएगा। यानी अब यह बैंक बड़े कॉरपोरेट्स को कर्ज देने और जटिल वित्तीय उत्पाद बेचने जैसे काम भी कर सकेगा। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आरबीआई ने कुछ कड़े नियम और योग्यताएं तय की हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि उस बैंक के पास कम से कम 5 साल तक शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा और बेहतर कामकाज का अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात यह कि बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने चाहिए। साथ ही बैंक की नेट वर्थ यानी कुल पूंजी कम से कम 1,000 करोड़ रुपए होनी जरूरी है और उसे आरबीआई द्वारा तय किए गए कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो के नियमों का पालन करना होता है। बैंक की सेहत को परखने के लिए उसकी कमाई और लोन की क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाता है। नियम यह है कि बैंक पिछले 2 वित्त वर्षों में मुनाफे में होना चाहिए। इसके अलावा उसके खराब कर्ज यानी एनपीए की सीमा भी तय है। ग्रॉस एनपीए 3% या उससे कम और नेट एनपीए 1% या उससे कम होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बदलाव के दौरान बैंक में कोई नया प्रमोटर नहीं जोड़ा जा सकता और न ही मौजूदा प्रमोटरों में कोई बदलाव किया जा सकता है। आरबीआई उन बैंकों को ज्यादा पसंद करता है जिनके पास अलग अलग क्षेत्रों में लोन देने का एक विविध पोर्टफोलियो हो। इस मंजूरी के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए विकास के नए रास्ते खुल गए हैं। हम बैंकिंग की दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करेंगे जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी एसएफबी कहा जाता है। इन बैंकों की शुरुआत का सफर साल 2014 से 15 के केंद्रीय बजट से शुरू हुआ था, जब पहली बार इनके गठन की घोषणा की गई थी। कानूनी रूप से देखें तो ये बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 की धारा 22 के तहत इन्हें बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जब बड़े बैंक पहले से ही मौजूद थे तो इन छोटे बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल इनका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। ये बैंक उन लोगों तक बचत की सुविधाएं पहुंचाते हैं जिन्हें अक्सर बड़े बैंकों में जगह नहीं मिल पाती, जैसे कि समाज के वंचित और कम सेवा वाले वर्ग। साथ ही ये बैंक छोटी व्यावसायिक इकाइयों, सीमांत किसानों और सूक्ष्म उद्योगों को हाई टेक्नोलॉजी और कम लागत वाले ऑपरेशंस के जरिए कर्ज मुहैया कराते हैं। अगर कोई संस्था स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहती है तो उसके लिए पूंजी के कड़े नियम बनाए गए हैं। एक सामान्य स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए न्यूनतम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ रुपए होना अनिवार्य है। वहीं अगर कोई प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खुद को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलना चाहता है तो उसके लिए शुरुआती नेट वर्थ की जरूरत 100 करोड़ रुपए रखी गई है, जिसे आगे चलकर बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करना होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए लोन देने के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। यह नए नियम बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 की धारा 22(1) के तहत जारी किए गए हैं।
इन बदलावों को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी पीएसएल को समझना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का सीधा सा मतलब है कि बैंकों को अपने कुल कर्ज का एक निश्चित हिस्सा उन क्षेत्रों को देना ही होगा जो देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर जिन्हें आसानी से लोन नहीं मिल पाता। इस अवधारणा की शुरुआत 1970 के दशक में की गई थी। इसके तहत आरबीआई यह तय करता है कि बैंकों को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी एनबीसी का एक खास हिस्सा इन प्राथमिक क्षेत्रों को देना होगा। एनबीसी का मतलब बैंक द्वारा दिया गया शुद्ध कर्ज और उसके कुछ विशेष निवेशों का कुल योग होता है। इन प्राथमिक क्षेत्रों में खेती किसानी, छोटे और मध्यम उद्योग, निर्यात के लिए कर्ज, शिक्षा, घर बनाने के लिए लोन, सामाजिक बुनियादी ढांचा, अक्षय ऊर्जा और कुछ अन्य वर्ग शामिल हैं। यह नियम सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होते हैं, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं। अब बात करते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए नियमों में क्या बदलाव हुआ है, जो वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से लागू होगा। पुराने नियमों के मुताबिक इन बैंकों को अपने कुल कर्ज का 75% हिस्सा अनिवार्य रूप से प्राथमिक क्षेत्रों को देना पड़ता था। इस 75% में से 40% हिस्सा तो फिक्स था, जो खेती और सूक्ष्म उद्योगों जैसे क्षेत्रों में ही जाना था, और बाकी का 35% हिस्सा बैंक अपनी पसंद के किसी भी प्राथमिक क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते थे। नए नियमों के आने के बाद अब इन बैंकों के लिए इस कुल सीमा को 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। इसमें से 40% हिस्सा अभी भी अनिवार्य रूप से प्राथमिक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो बाकी का 20% हिस्सा है उसमें बैंकों को अब ज्यादा आज़ादी दी गई है। अब बैंक इस 20% हिस्से का इस्तेमाल उन सुरक्षित कर्जों के लिए भी कर सकते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। सरफेसी एक्ट 2002। हाल ही में यह कानून चर्चा में इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इस कानून और इसके नियमों के बीच एक विरोधाभास की तरफ इशारा किया है। यह विरोधाभास कर्ज लेने वाले व्यक्ति के अपने गिरवी रखे सामान को वापस पाने के अधिकार से जुड़ा है। सरफेसी कानून की धारा 13(8), जिसमें 2016 में संशोधन किया गया था, यह कहती है कि एक बार जब बैंक ने संपत्ति की नीलामी का नोटिस अखबार में छपवा दिया तो कर्जदार अपना पूरा बकाया चुकाकर अपनी संपत्ति वापस पाने का कानूनी अधिकार खो देता है। लेकिन इसके उलट इसी कानून के नियम 8 और 9 यह संकेत देते हैं कि नीलामी का नोटिस छपने के बाद भी और नीलामी की असल तारीख तक कर्जदार के पास अपना बकाया चुकाकर संपत्ति बचाने का मौका रहता है। कोर्ट ने इसी उलझन को स्पष्ट करने की बात कही है। अब आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यह सरफेसी एक्ट है क्या। इसका पूरा नाम सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए को समय पर और प्रभावी ढंग से वसूलना है। एनपीए का मतलब उन लोन से होता है जिनमें ग्राहक ने किस्तें चुकाना बंद कर दिया हो। तकनीकी तौर पर जब किसी लोन की मूल राशि या ब्याज का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बैंकों को लोन वसूली के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अगर किसी का लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक आरबीआई के नियमों के तहत उसे 60 दिनों का एक डिमांड नोटिस देता है। यदि कर्जदार फिर भी पैसे नहीं चुकाता तो बैंक बिना अदालत की अनुमति के उसकी गिरवी रखी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है और उसे बेच सकता है। हालांकि खेती की जमीन पर यह नियम लागू नहीं होता। इस कानून के तहत वसूली के कुछ खास तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है सिक्योरिटाइजेशन, जिसमें जोखिम भरे लोन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर निवेशकों को बेच दिया जाता है। दूसरा तरीका है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जिसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां या एआरसी बनाई गई हैं। एआरसी एक ऐसी कंपनी होती है जो बैंकों से उनके खराब लोन खरीद लेती है ताकि बैंक अपनी बैलेंस शीट को साफ रख सकें और अपना काम जारी रख सकें। ये कंपनियां आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती हैं। इसके अलावा इस कानून के तहत एक सेंट्रल डाटाबेस या केंद्रीय रजिस्ट्री भी बनाई गई है जहां इन सभी लेन देन का हिसाब रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इस कानून में सिर्फ बैंकों के पास ताकत है, कर्ज लेने वालों को भी अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी कर्जदार को लगता है कि बैंक उसके साथ गलत कर रहा है तो वह अपनी शिकायत लेकर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी जा सकता है। डीआरटी की स्थापना 1993 के एक अलग कानून के तहत की गई थी ताकि कर्ज से जुड़े विवादों का जल्द निपटारा हो सके। अदर की डेवलपमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क की। सरल भाषा में कहें तो जब भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पैसा भेजा जाता है तो बैंक आपस में बात करने के लिए इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में भारतीय बैंकों ने इस नेटवर्क के एक नए और आधुनिक तरीके, जिसे ISO 20022 फीट कहा जाता है, को अपनाना शुरू कर दिया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक है जो वित्तीय जानकारी को साझा करने का एक खुला और बहुत ही व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है।
अगर स्विफ्ट के बारे में विस्तार से जानें, तो इसकी स्थापना 1973 में 15 देशों के 239 बैंकों ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है और आज यह दुनिया के 200 से अधिक देशों के 11,000 से ज्यादा संस्थानों को सुरक्षित तरीके से जोड़ता है। इसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसों के लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाना है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिक्स देश अब ब्रिक्स पे नाम का अपना एक पेमेंट सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उनकी निर्भरता स्विफ्ट पर कम हो सके। अब बात करते हैं एक ऐसे बैंक की जो हम सबके घरों के करीब है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB। साल 2018 में शुरू हुआ यह बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत आता है। इसे पेमेंट्स बैंक की श्रेणी में रखा गया है, जिनका मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है जिनके पास बैंक की सुविधा नहीं है। यह डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का फायदा उठाकर हर नागरिक के दरवाजे तक बैंकिंग पहुंचाता है। यहां आप अपना बचत या चालू खाता खोल सकते हैं, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे पा सकते हैं और बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें आप अधिकतम 2 लाख रुपए तक ही जमा रख सकते हैं और यह बैंक आपको न तो लोन दे सकता है और न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है। बैंकिंग की दुनिया में एक और बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2025 से होने जा रहा है। RBI ने लगभग 500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी PCA फ्रेमवर्क के दायरे में लाने का फैसला किया है। PCA दरअसल एक तरह की निगरानी प्रणाली है जिसे RBI ने 2002 में बड़े बैंकों के लिए शुरू किया था। इसका मकसद यह है कि अगर किसी बैंक की आर्थिक हालत खराब होने लगे तो RBI समय रहते उसमें दखल दे सके और बैंक को दोबारा सेहतमंद बनाने के लिए जरूरी कदम उठा सके। यह नियम बैंकों और NBFC दोनों पर लागू होता है और इसमें मुख्य रूप से बैंक की पूंजी, उसके कर्ज की गुणवत्ता और उसके मुनाफे पर नजर रखी जाती है। अंत में बात करते हैं हमारी डिजिटल सुरक्षा की। मई 2025 में दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर लॉन्च किया है। यह एक तरह का पैमाना है जो किसी भी मोबाइल नंबर को उसके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर मीडियम, हाई या वेरी हाई रिस्क वाली कैटेगरी में डाल देता है। यह सिस्टम साइबर क्राइम पोर्टल, चक्षु प्लेटफॉर्म और बैंकों से मिलने वाली जानकारी का विश्लेषण करके बताता है कि किसी नंबर से वित्तीय धोखाधड़ी होने का कितना खतरा है। इससे बैंकों और हमें समय रहते सतर्क होने में मदद मिलती है ताकि हम किसी भी फ्रॉड का शिकार होने से बच सकें। PT 365 एनवायरनमेंट की वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है। आप इसको हमारे चैनल या फिर इस कोर्सेस टैब पर जाकर देख सकते हैं। 2. फाइनेंस टैक्सेशन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। हाल ही में यह कानून चर्चा में इसलिए आया क्योंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार द्वारा इस कानून का पालन करने के तरीके में कुछ वित्तीय विसंगतियां और पारदर्शिता की कमी देखी गई है। सरल शब्दों में कहें तो कैग ने यह इशारा किया है कि सरकार अपने खर्चों और हिसाब किताब को जिस तरह से पेश कर रही है उसमें कुछ कमियां हैं। अब समझते हैं कि आखिर यह FRBM एक्ट 2003 क्या है और इसे क्यों बनाया गया था। इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य इंटरजेनरेशनल इक्विटी को बढ़ावा देना है, जिसका मतलब है कि आज की पीढ़ी को अपनी सुख सुविधाओं के लिए इतना कर्ज नहीं लेना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों पर उसका बोझ पड़ जाए। इसके साथ ही इसका मकसद देश में लंबी अवधि की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है। यह एक्ट केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति को एक सही और टिकाऊ रास्ते पर ले जाने का काम करता है ताकि देश का वित्तीय प्रशासन जिम्मेदारी से चलाया जा सके। इस कानून की एक खास शर्त यह भी है कि कैग को हर साल इस बात की समीक्षा करनी होगी कि सरकार इन नियमों का सही से पालन कर रही है या नहीं। जब सरकार संसद में बजट पेश करती है तो इस कानून के तहत उसे 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज भी साथ में रखने पड़ते हैं। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जो देश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर पेश करता है। दूसरा है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, जो आने वाले कुछ सालों की वित्तीय योजना बताता है। और तीसरा है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, जिसमें सरकार अपनी रणनीतियों के बारे में बताती है। इस कानून के तहत सरकार के लिए कुछ लक्ष्य यानी टारगेट्स भी तय किए गए हैं। मूल रूप से यह तय किया गया था कि राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कुल कमाई और खर्च के बीच का अंतर GDP के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कर्ज की सीमा की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर यह कुल GDP के 60% के बराबर या उससे कम होना चाहिए और अकेले केंद्र सरकार के लिए यह सीमा GDP के 40% तक रखी गई है। हालांकि समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के संशोधित रास्ते के अनुसार अब राजकोषीय घाटे को GDP के 4.5% से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार जो अतिरिक्त गारंटी देती है उसकी सीमा किसी भी साल में GDP के 0.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
एक और जरूरी बात यह है कि 2018 के संशोधन के जरिए रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के लक्ष्यों को इस कानून से हटा दिया गया है। कुल मिलाकर यह कानून सरकार को फिजूल खर्ची रोकने और देश के खजाने को सुरक्षित रखने के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। कैग की रिपोर्ट के आंकड़ों को अगर हम गहराई से देखें, सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के कर्ज यानी डेट टू जीडीपी रेशियो की। महामारी के दौरान यह कर्ज काफी तेजी से बढ़ा और वित्त वर्ष 2020 से 21 में यह जीडीपी के 61.38% तक पहुंच गया था। आर्थिक नजरिए से इतना अधिक कर्ज अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कर्ज का अनुपात जितना ज्यादा होगा उसे चुकाने में चूक होने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। इसके बाद बारी आती है ब्याज भुगतान की। रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 से 21 में सरकार अपनी कुल राजस्व प्राप्तियों का 38.66% हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रही थी। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन 2022 से 23 में यह फिर से मामूली रूप से बढ़कर 35.35% हो गया। इसका मतलब है कि सरकार जो 100 रुपये कमाती है उसमें से लगभग 35 रुपये तो पुराने कर्जों का ब्याज भरने में ही चले जाते हैं। एक राहत की बात यह रही कि सरकार ने अपनी गारंटी लिमिट का पालन किया है, जो 2022 से 23 में जीडीपी के 0.5% की कानूनी सीमा के भीतर रही। रिपोर्ट में एक चिंताजनक बात भी सामने आई है, और वह है न मिला हुआ टैक्स राजस्व। साल 2022 से 23 के अंत तक यह राशि 21 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस भारी भरकम राशि का एक बड़ा हिस्सा किसी विवाद में भी नहीं फंसा था, फिर भी सरकार इसे वसूल नहीं पाई। यह हमारी टैक्स वसूली की प्रक्रिया और प्रवर्तन की कमियों को दर्शाता है। विषय को और गहराई से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले है राजकोषीय घाटा, जिसका सरल मतलब है कि सरकार का कुल खर्च उसकी कुल कमाई से कितना ज्यादा है। अगर हम इस राजकोषीय घाटे में से पुराने कर्जों पर दिए जाने वाले ब्याज को घटा दें तो हमें प्राथमिक घाटा मिलता है। वहीं राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार के रोजमर्रा के खर्चे उसकी नियमित कमाई से ज्यादा हो जाते हैं। यह एक तरह की शुद्ध बचत में कमी है, क्योंकि यहाँ सरकार उधार तो ले रही है, लेकिन उससे कोई नई संपत्ति या एसेट नहीं बन रहा, बल्कि वह पैसा सिर्फ वर्तमान खपत में खर्च हो रहा है। इसी तरह प्रभावी राजस्व घाटा वह अंतर है जिसमें राजस्व घाटे में से उन अनुदानों को हटा दिया जाता है जो पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए दिए गए थे। अंत में एक शब्द आता है राजकोषीय फिसलन। यह तब होता है जब सरकार अपने तय किए गए लक्ष्यों से भटक जाती है और घाटा उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे अचानक किसानों की कर्ज माफी, जीएसटी कलेक्शन में कमी, या कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती करना। इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। हम भारत की टैक्स व्यवस्था को समझेंगे, जिसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की, जिसका बोझ उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इसे सरकार को चुकाता है। इसमें टैक्स का प्रभाव और भार दोनों भुगतान करने वाले व्यक्ति पर ही होते हैं और इसे किसी दूसरे पर टाला नहीं जा सकता। इसकी प्रकृति प्रगतिशील होती है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। इसके प्रमुख उदाहरणों में इनकम टैक्स जो आपकी सालाना आय पर लगता है, कॉरपोरेट टैक्स जो कंपनियों के मुनाफे पर लगता है, और कैपिटल गेन्स टैक्स जो संपत्ति बेचने से होने वाले लाभ पर लगता है शामिल हैं। इन सभी करों का प्रबंधन सीबीडीटी द्वारा किया जाता है। दूसरी तरफ आते हैं अप्रत्यक्ष कर, जिनका बोझ अंततः उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि इसे जमा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की होती है, लेकिन इसका असली भार खरीदार को ही उठाना पड़ता है। इसकी प्रकृति प्रतिगामी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आय की परवाह किए बिना हर किसी के लिए टैक्स की दर एक समान रहती है। इसके उदाहरणों में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी जो माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है, कस्टम्स ड्यूटी जो भारत में आयात होने वाले सामान पर लगती है, और एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोलियम और शराब जैसी वस्तुओं पर लगती है शामिल हैं। इन करों की देखरेख सीबीआईसी करता है। अगर हम इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर को संक्षेप में समझें तो प्रत्यक्ष कर का बोझ भुगतान करने वाला खुद सीधे उठाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर का बोझ अंत में उपभोक्ता ही सहता है। प्रत्यक्ष कर को इकट्ठा करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें टैक्स चोरी का जोखिम रहता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर को वसूलना आसान होता है क्योंकि यह सामान की कीमत में ही शामिल होता है। जैसे इनकम टैक्स सीधे आपकी जेब से जाता है और जीएसटी आपके द्वारा खरीदे गए बिस्किट या फोन की कीमत के साथ जुड़ा होता है। आयकर अधिनियम 2025। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति जी ने आयकर अधिनियम 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नया कानून अब पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इस नए कानून को लाने का सबसे बड़ा मकसद टैक्स नियमों को आसान और छोटा बनाना है, ताकि आम आदमी और कंपनियों के लिए इसे समझना सरल हो सके।
इस नए एक्ट की सबसे पहली और बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रावधानों को दो अलग अलग उपवर्गों में बांटकर स्पष्ट कर दिया गया है। इसे समझें तो मैट उन जीरो टैक्स कंपनियों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए है जो भारी मुनाफा कमाने और डिविडेंड देने के बावजूद कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर टैक्स देने से बच जाती थीं। ध्यान रहे कि मैट के नियम सिर्फ कॉरपोरेट यानी कंपनियों पर ही लागू होते हैं। वहीं एएमटी बिल्कुल मैट की तरह ही काम करता है, लेकिन यह उन लोगों या संस्थाओं के लिए है जो कॉरपोरेट नहीं हैं। डिजिटल होते भारत को देखते हुए इस कानून में अघोषित आय की परिभाषा को भी बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें सिर्फ नकद पैसा, सोना चांदी या गहने जैसी चीजें आती थीं, लेकिन अब इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टोकरेंसी को भी शामिल कर लिया गया है। इतना ही नहीं, अब इनकम टैक्स अधिकारियों को जांच के दौरान आपके वर्चुअल डिजिटल स्पेस जैसे ईमेल सर्वर और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंच बनाने की अनुमति भी मिल गई है। टैक्स से जुड़े विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए इस एक्ट में विवाद समाधान पैनल की सुविधा दी गई है। इसमें वे लोग जा सकते हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग के मामलों में फंसे हैं या फिर विदेशी कंपनियां और भारत से बाहर रहने वाले लोग। अंत में यह कानून सरकार को दूसरे देशों के साथ समझौते करने की शक्ति देता है ताकि दोहरे कराधान यानी एक ही आय पर दो देशों में टैक्स लगने की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। यह पूरी प्रक्रिया भारत की टैक्स व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अदर डेवलपमेंट रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं सेफ हार्बर नियमों के बारे में। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियमों में कुछ संशोधन किए हैं ताकि इन नियमों का दायरा बढ़ाया जा सके। सेफ हार्बर का मतलब उन विशेष परिस्थितियों से है जहां टैक्स विभाग यह मान लेता है कि टैक्स देने वाले ने जो कीमत बताई है वह सही है और उसे बिना किसी लंबी जांच पड़ताल के स्वीकार कर लिया जाता है। नए बदलावों के तहत अब 200 करोड़ रुपए की जगह 300 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। साथ ही अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी को भी ऑटो कंपोनेंट्स की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, जिससे इस क्षेत्र की कंपनियों को टैक्स भरने में आसानी होगी। इसके बाद एक बड़ी उपलब्धि है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट यानी एपीए के क्षेत्र में। वित्त वर्ष 2024 से 25 में सीबीडीटी ने अब तक के सबसे ज्यादा यानी 174 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पिछले साल के 125 समझौतों से काफी अधिक हैं। आखिर ये एपीए क्या होता है? यह टैक्स विभाग और टैक्स देने वाले के बीच एक समझौता है जो यह तय करता है कि भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की कीमत किस तरीके से तय की जाएगी। इससे कंपनियों को पहले से पता होता है कि उन्हें कितना टैक्स देना है, जिससे बाद में विवाद होने का खतरा खत्म हो जाता है। ये समझौते 3 तरह के होते हैं। पहला है एक पक्षीय, जिसमें सिर्फ टैक्स देने वाला और भारत का टैक्स विभाग शामिल होता है। दूसरा है द्विपक्षीय, जिसमें टैक्स देने वाले के साथ साथ दूसरे देश की संबंधित कंपनी और वहां का टैक्स विभाग भी शामिल होता है। और तीसरा है बहुपक्षीय, जिसमें 2 या 2 से अधिक देशों की कंपनियां और उनके टैक्स विभाग शामिल होते हैं। यहाँ 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है ट्रांसफर प्राइसिंग, जिसका मतलब है एक ही मालिक की 2 अलग अलग कंपनियों के बीच होने वाले माल या सेवाओं के लेन देन की कीमत। दूसरा है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, जो कहता है कि 2 जुड़ी हुई कंपनियों के बीच सौदे की कीमत वही होनी चाहिए जो 2 अनजान कंपनियों के बीच एक सामान्य बाजार में होती है। अंत में आइए जानते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी के बारे में। यह एक सीधा कर है जो भारत के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होने वाले शेयरों और म्यूचुअल फंड के लेन देन पर लगाया जाता है। इसे 2004 में शुरू किया गया था ताकि शेयर बाजार में टैक्स की चोरी को रोका जा सके। चाहे आप इक्विटी खरीदे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें, यह टैक्स उस सौदे पर लागू होता है। लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन मोटिवेशन बहुत बढ़ जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिफॉर्म। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 56वीं बैठक हुई है, जिसमें अगले दौर के सुधारों यानी जीएसटी 2.0 को मंजूरी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स की दरों को तर्कसंगत बनाना है ताकि इसे और भी सरल बनाया जा सके। अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा कि आखिर जीएसटी 1.0 क्या था। सरल शब्दों में कहें तो जीएसटी पूरे भारत में सामान और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एक अकेला अप्रत्यक्ष कर है। इसे साल 2017 में 101 सेंट संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। जीएसटी के आने से पहले भारत में करों का एक मकड़जाल था, जिसे खत्म करते हुए सरकार ने 17 अलग अलग टैक्स और 13 उपकरों को मिलाकर एक एकीकृत कर बना दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाली समस्या, जिसे हम टैक्स का कैस्केडिंग प्रभाव कहते हैं, वह पूरी तरह खत्म हो गई। जब हम जीएसटी की कार्यप्रणाली को देखते हैं तो इसके मुख्य रूप से 4 हिस्से नजर आते हैं। पहला है केंद्रीय जीएसटी, दूसरा राज्य जीएसटी, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी और चौथा है एकीकृत जीएसटी।
जब कोई व्यापार एक ही राज्य के अंदर होता है तो वहां सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगते हैं। लेकिन जब व्यापार दो अलग अलग राज्यों के बीच होता है तो वहां आईजीएसटी लागू होता है, जिसे केंद्र सरकार वसूलती है और फिर राज्यों के साथ साझा करती है। जीएसटी की एक खास बात यह है कि यह गंतव्य आधारित कर है, जिसका मतलब है कि टैक्स का पैसा उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिलता है जहां सामान या सेवा का अंतिम रूप से उपभोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं नए सुधारों यानी जीएसटी 2.0 की, जो इसे और भी आसान बना देगा। सरकार अब एक द्विस्तरीय प्रणाली लाने की योजना बना रही है, जिसमें केवल 5% और 18% की दो मुख्य दरें होंगी। इसका मतलब है कि पहले जो 12% और 28% की दरें हुआ करती थीं, उन्हें अब हटाया जा रहा है। हालांकि जो नुकसानदेह वस्तुएं हैं, जिन्हें हम सिन गुड्स कहते हैं, या कुछ चुनिंदा लग्जरी सामान हैं, उन पर 40% की एक विशेष डीमेरिट दर लागू होगी, जो पुराने कंपनसेशन सेस की जगह लेगी। इन सुधारों के बाद जो औसत टैक्स दर पहले 12% के आसपास रहती थी, वह अब घटकर प्रभावी रूप से 5% पर आ जाएगी। जीएसटी के इन नए सुधारों का सबसे सुखद पहलू यह है कि इनसे आम नागरिकों और देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं रोजमर्रा की जरूरतों के सामान की, जिन पर टैक्स की दर 18% से घटाकर सीधे 5% कर दी गई है। अब आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे बालों का तेल, साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट काफी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के साथ साथ उनके पुनर्बीमा पर भी जीएसटी को पूरी तरह खत्म यानी टैक्स फ्री कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 36 विशेष जीवन रक्षक दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा और ज्यादातर अन्य दवाओं पर लगने वाला टैक्स भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कुछ खास सामानों पर भी अब बोझ कम होगा। एयर कंडीशनर, डिशवॉशिंग मशीन और सभी प्रकार के टीवी सेट अब एक समान 18% के दायरे में आएंगे, जबकि पहले इन पर 28% टैक्स लगता था। निर्माण कार्य में सबसे जरूरी चीज सीमेंट पर भी टैक्स 28% से गिरकर 18% पर आ गया है, जिससे घर बनाना आसान होगा। परिवहन के क्षेत्र में भी राहत दी गई है। छोटी कारें, चाहे वो पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी 1200 सीसी तक हो, या डीजल कारें 1500 सीसी तक, जिनकी लंबाई 4000 mm से कम है, उन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यही राहत 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों को भी दी गई है। व्यापारियों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए सरकार ने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया है और उम्मीद है कि सितंबर 2025 के अंत से पहले यह अपीलों के लिए काम करना शुरू कर देगा। छोटे व्यापारियों की मदद के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी बहुत आसान बना दिया गया है। छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए एक वैकल्पिक योजना लाई गई है, जिसमें 1 नवंबर 2025 से ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सामान बेचने वाले छोटे सप्लायर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने की मंजूरी दे दी गई है। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी एक तकनीकी लेकिन जरूरी बदलाव किया गया है। अब मध्यवर्ती सेवाओं के मामले में आपूर्ति का स्थान उस व्यक्ति या कंपनी की लोकेशन को माना जाएगा जो वह सेवा प्राप्त कर रहा है। मध्यवर्ती सेवाएं वे होती हैं जिनमें एक व्यक्ति दो पक्षों के बीच सामान या सेवा के लेन देन में मदद करता है। इस बदलाव से भारतीय निर्यातकों को निर्यात लाभ मिलना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पकड़ और मजबूत होगी। हम जीएसटी से जुड़ी एक बहुत ही ताकतवर संस्था के बारे में बात करेंगे, जिसे जीएसटी परिषद कहा जाता है। यह भारत में जीएसटी से जुड़े तमाम बड़े फैसले लेने वाली सबसे प्रमुख संस्था है। इसकी शुरुआत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत की गई थी, जो इसे एक संवैधानिक आधार देता है। इसका मुख्य काम सरकार को जीएसटी की दरों, कर से छूट, टैक्स की सीमा और विवादों को सुलझाने के तरीकों पर अपनी सिफारिशें देना है। इस परिषद की बैठकें साल में हर तिमाही में कम से कम एक बार जरूर होती हैं। हालांकि किसी जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो इसकी अध्यक्षता देश के केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। जीएसटी परिषद में फैसले लेने का तरीका बहुत ही दिलचस्प है, जिसे वोटिंग के जरिए तय किया जाता है। यहाँ एक भारित प्रणाली का उपयोग होता है, जिसमें केंद्र सरकार के पास 1/3 वोट की शक्ति होती है और सभी राज्यों को मिलाकर 2/3 वोट की शक्ति दी गई है। कोई भी फैसला तभी मंजूर होता है जब उसे कम से कम 3/4 बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इस परिषद का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसले लेते हैं, जिससे पूरे भारत में टैक्स की व्यवस्था में एकरूपता और स्थिरता बनी रहती है।
यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स से जुड़ा कोई भी बड़ा बदलाव सबकी सहमति और देश के हित को ध्यान में रखकर ही किया जाए। अदर की टर्म्स। सबसे पहले बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। डंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई विदेशी कंपनी अपने उत्पाद को अपने देश की सामान्य कीमत से बहुत कम दाम पर दूसरे देश में निर्यात करने लगती है। इससे घरेलू बाजार के व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है क्योंकि वे इतने कम दाम का मुकाबला नहीं कर पाते। इसीलिए घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर एक सुरक्षात्मक टैक्स लगाती है जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। दुनिया भर के व्यापार नियमों को संभालने वाला गैट यानी टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता भी देशों को डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है सेफगार्ड ड्यूटी। यह भी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को मिलने वाला एक सुरक्षा उपाय है। जब किसी उत्पाद के आयात में अचानक और बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है तो अपने देश के व्यापारियों को एक समान अवसर देने के लिए यह टैक्स लगाया जाता है। सिद्धांत के तौर पर यह टैक्स किसी खास देश को निशाना बनाकर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर आयात बहुत ज्यादा और असंतुलित तरीके से बढ़ जाए तो विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत देश का कोटा लगाया जा सकता है। आमतौर पर यह सुरक्षा उपाय 4 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, हालांकि राष्ट्रीय अधिकारी इसे 8 साल तक बढ़ा सकते हैं। अब एक बहुत ही चर्चा में रहने वाले शब्द को समझते हैं जिसे ऑफ बजट बोरोइंग यानी बजट के बाहर से लिया गया कर्ज कहते हैं। यह सरकार द्वारा लिया गया ऐसा कर्ज है जिसे सार्वजनिक रूप से पेश किए गए आधिकारिक बजट में शामिल नहीं किया जाता। ये कर्ज आमतौर पर सरकार के नियंत्रण वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या ऐसी संस्थाओं के जरिए लिए जाते हैं जो अपनी गतिविधियों के लिए पूरी तरह सरकारी मदद, कर्ज या अनुदान पर निर्भर होती हैं। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि इस कर्ज को राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में न दिखाना पड़े और ऐसा लगे कि सरकार बहुत समझदारी और अनुशासन से खर्च कर रही है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह पारदर्शिता और जवाबदेही को कम करता है और देश के ऊपर कर्ज के असली बोझ को छिपा देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कृपया वीडियो को शेयर कर हमारी सहायता जरूर करें। 3. फाइनेंशियल मार्केट पेमेंट सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। हम भारत के वित्तीय बाजार की बनावट को समझेंगे जिसे हम आसान भाषा में पैसों का बाजार कह सकते हैं। इस बाजार के 2 मुख्य हिस्से हैं, पहला है मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। इन दोनों को समझना वैसा ही है जैसे आप अपने दैनिक खर्चों के लिए बटुए और भविष्य की खुशहाली के लिए निवेश के बीच फर्क समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा बाजार की, जिसे आप अल्पकालिक जरूरतों के लिए अपना कैश वॉलेट मान सकते हैं। इस बाजार में लेन देन की अवधि 1 साल से कम की होती है और यहाँ जोखिम काफी कम होता है क्योंकि यहाँ तरलता बहुत अधिक होती है। इस पूरे बाजार की देखरेख भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों, सरकार और बड़ी कंपनियों के पास होने वाली पैसों की अस्थायी कमी को दूर करना है। यहाँ इस्तेमाल होने वाले मुख्य साधन ट्रेजरी बिल हैं जिनका उपयोग सरकार उधार लेने के लिए करती है, कॉल मनी जो बैंक आपस में रातों रात लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल पेपर जिससे कंपनियां जल्दी पैसा जुटाती हैं और जमा प्रमाण पत्र जिसमें बड़े निवेशक बैंकों में पैसा लगाते हैं। आप इसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक क्रेडिट कार्ड की तरह देख सकते हैं। दूसरी तरफ है पूंजी बाजार, जिसे लंबे समय की संपत्ति बनाने के लिए निवेश का जरिया माना जाता है। यहाँ लेन देन की अवधि 1 साल से अधिक की होती है। हालांकि यहाँ जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन यहाँ विकास की संभावनाएं भी बहुत अधिक होती हैं। इस बाजार का नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी है। इसका मुख्य उद्देश्य आम निवेशकों, म्यूचुअल फंड और विदेशी निवेशकों के माध्यम से पूंजी निर्माण और संपत्ति बनाना है। पूंजी बाजार के भी 2 उपप्रकार होते हैं। पहला है प्राथमिक बाजार, जहां नई पूंजी जारी की जाती है, जैसे कि किसी कंपनी का आईपीओ। यहाँ सीधा लेन देन निवेशक और कंपनी के बीच होता है। दूसरा है माध्यमिक बाजार, जिसे हम शेयर बाजार भी कहते हैं, जैसे बीएसई और एनएसई। यहाँ 2 निवेशक आपस में शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं। इस बाजार में मुख्य रूप से शेयर्स और बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जैसे साधनों में निवेश होता है। आप इसे किसी होम लोन की तरह समझ सकते हैं जो लंबी अवधि की संपत्तियों के लिए लिया जाता है। एसईबीआई। हाल ही में सेबी की एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक हुई है जिसमें उन्होंने कुछ नियमों में ढील दी है और निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए स्वागतिफाई नाम का एक नया ढांचा पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य नियमों की जटिलता को कम करना और भारत को निवेशकों के लिए और भी अनुकूल बनाना है। सेबी को समझने के लिए इसके इतिहास पर नजर डालें तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1988 में हुई थी, लेकिन इसे असली कानूनी शक्ति या वैधानिक दर्जा 1992 के सेबी अधिनियम के बाद मिला। इसका सबसे बड़ा काम आप जैसे निवेशकों के हितों की रक्षा करना, शेयर बाजार के विकास को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में होने वाला हर लेनदेन पारदर्शी और निष्पक्ष हो।
सेबी के पास जांच करने और नियमों को लागू करने की वैसी ही शक्तियां हैं जैसी 1908 की नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक दीवानी अदालत के पास होती हैं। जहां तक इसके प्रबंधन की बात है, सेबी को एक निदेशक मंडल चलाता है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं जिन्हें भारत सरकार नामित करती है। उनके साथ वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक का 1 सदस्य और सरकार द्वारा नामित 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं हालिया बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की। सबसे चर्चा में रहा स्वागतिफाई फ्रेमवर्क। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों के लिए एक सिंगल विंडो यानी एक ही जगह से आसान पहुंच की सुविधा देता है। यहाँ यह जानना दिलचस्प है कि एफपीआई बाजार में सूचीबद्ध शेयरों और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, जबकि एफवीसीआई स्टार्टअप्स और नए उद्योगों के लिए वेंचर कैपिटल फंड्स में पैसा लगाते हैं। एक और बड़ा बदलाव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर हुआ है, जिन्हें अब इक्विटी की श्रेणी में डाल दिया गया है। इससे म्यूचुअल फंड्स के लिए रीट्स में निवेश करना आसान हो जाएगा। सरल भाषा में कहें तो रीट्स के जरिए कोई भी व्यक्ति बड़े स्तर की रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश कर सकता है जो किराया या आय पैदा करती हैं। इसी तरह इनविट्स भी होते हैं, बस फर्क यह है कि वे सड़क और बिजली जैसी बुनियादी ढांचा संपत्तियों में निवेश करते हैं। अंत में सरकार ने आईपीओ लाने वाली बड़ी कंपनियों के लिए नियमों को थोड़ा आसान बनाया है। आईपीओ का मतलब वह प्रक्रिया है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है और स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होती है। इसके जरिए एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है, जो धन जुटाने का एक बहुत बड़ा और स्थायी जरिया है। साथ ही कंपनियों को अपनी 25% हिस्सेदारी जनता के पास रखने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। अदर की टर्म्स रिलेटेड टू सीबीआई। सबसे पहले बात करते हैं वैकल्पिक निवेश कोष यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की। ये भारत में स्थापित ऐसे निजी निवेश फंड होते हैं जो अनुभवी और बड़े निवेशकों, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, से पैसा इकट्ठा करते हैं। इस पैसे को एक तय निवेश नीति के अनुसार निवेशकों के फायदे के लिए निवेश किया जाता है। इन फंड्स का नियमन सेबी रेगुलेशन 2012 के तहत करता है। एक दिलचस्प बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एआईएफ से जुड़े अपने सख्त नियमों में स्वामी फंड को छूट दी है, जो कि सस्ती और मध्यम आय वाली हाउसिंग के लिए सरकार द्वारा समर्थित एक विशेष फंड है। दरअसल रिजर्व बैंक उन संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश तय करता है जो एआईएफ में निवेश करती हैं। निवेश की प्रकृति के आधार पर एआईएफ को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी उन फंड्स की है जो स्टार्टअप्स, शुरुआती दौर के बिजनेस या ऐसे क्षेत्रों में निवेश करते हैं जिन्हें समाज या अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद माना जाता है, जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। दूसरी श्रेणी में वे फंड आते हैं जो रोजमर्रा के खर्चों के अलावा कर्ज या लीवरेज का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स या रियल एस्टेट फंड्स। वहीं तीसरी श्रेणी के फंड्स डेरिवेटिव्स जैसे साधनों में निवेश करने के लिए भारी कर्ज या लीवरेज का उपयोग कर सकते हैं, जिसका उदाहरण हेज फंड्स हैं। अब एक और महत्वपूर्ण शब्द को समझते हैं जिसे डेरिवेटिव कहा जाता है। डेरिवेटिव एक ऐसा वित्तीय साधन है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, बल्कि इसकी कीमत किसी दूसरी संपत्ति यानी अंतर्निहित संपत्ति से तय होती है। यह संपत्ति शेयर, कीमती धातु, वस्तुएं, मुद्रा या ब्याज दर भी हो सकती है। जब हम इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो इनका मूल्य शेयरों या स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर निर्भर करता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस शेयर बाजार में सबसे ज्यादा कारोबार किए जाने वाले इक्विटी डेरिवेटिव उत्पाद हैं। अंत में एक ऐसी प्रथा के बारे में जानना जरूरी है जिसे बाजार में पूरी तरह अवैध माना जाता है, और वह है फ्रंट रनिंग। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति, जैसे कि एक ब्रोकर, किसी बड़ी डील की ऐसी गुप्त जानकारी का फायदा उठाता है जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। मान लीजिए एक ब्रोकर को पता है कि उसका ग्राहक किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदने वाला है, जिससे उस शेयर की कीमत बढ़ जाएगी, तो वह ग्राहक का ऑर्डर डालने से पहले अपने लिए शेयर खरीद लेता है। इसे बाजार के साथ धोखाधड़ी माना जाता है क्योंकि यह गैर सार्वजनिक जानकारी के आधार पर कीमतों को प्रभावित करता है। ऐसी गतिविधियां बाजार की ईमानदारी को खत्म करती हैं और आम निवेशकों का भरोसा तोड़ती हैं। गिफ्ट सिटी आईएफएससी। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने यहां विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली यानी फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गिफ्ट सिटी के अंदर जो बैंकिंग इकाइयां काम कर रही हैं, वे आपस में विदेशी मुद्रा का लेन देन स्थानीय स्तर पर ही निपटा सकें। अब तक ऐसे लेन देन के लिए पुराने कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग रूट का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें पैसा विदेशों से घूमकर आता था, लेकिन अब यह भारत में ही संभव होगा। शुरुआत में यह सिस्टम केवल अमेरिकी डॉलर में लेन देन का निपटान करेगा, लेकिन भविष्य में अन्य विदेशी मुद्राओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा।
इस पूरी व्यवस्था को संभालने का काम CCIL IFSC लिमिटेड को सौंपा गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर यह गिफ्ट सिटी है क्या? गुजरात के गांधीनगर में स्थित यह भारत का पहला और इकलौता अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। यह एक ऐसा विशेष क्षेत्र है जहां गैर निवासियों और बड़ी संस्थाओं को विदेशी मुद्रा में वित्तीय सेवाएं दी जाती हैं। इसे 2015 में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था और फेमा कानूनों के तहत इसे एक गैर निवासी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ होने वाले सभी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं पर नजर रखने के लिए एक विशेष नियामक संस्था है जिसे IFSCA कहा जाता है। इसकी स्थापना साल 2020 में एक कानून के जरिए की गई थी ताकि यहाँ का कामकाज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से चले। अपनी बेहतरीन सुविधाओं के कारण आज गिफ्ट सिटी दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में इसने 5 अंकों का सुधार करते हुए 46th रैंक हासिल की है। वहीं फिनटेक की रैंकिंग में भी यह 4 अंकों की बढ़त के साथ अब 45th स्थान पर पहुंच गया है। सब्सक्राइब करके आप इस फ्री एजुकेशन मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। बॉन्ड यील्ड। हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही रोचक विषय को समझेंगे जिसे हम बॉन्ड मार्केट का सीसॉ कह सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम बचपन में पार्क में ऊंच नीच वाला झूला झूलते थे, जहां एक पक्ष ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे। इस बाजार में 3 मुख्य चीजें आपस में जुड़ी होती हैं: बैंक की ब्याज दरें, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की यील्ड यानी उससे मिलने वाला वास्तविक रिटर्न। सबसे पहले हम पहली स्थिति को देखते हैं जहां बैंक की ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। कल्पना कीजिए कि बैंक की ब्याज दरें एक शक्ति की तरह बॉन्ड की कीमत को नीचे धकेलती हैं। जब बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो पुराने बॉन्ड जो कम ब्याज दे रहे थे कम आकर्षक हो जाते हैं। इसी कारण उनकी कीमत गिर जाती है, जैसे कि 1000 रुपए वाला बॉन्ड अब 900 रुपए का रह जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब बॉन्ड की कीमत गिरती है तो उसी तय भुगतान के लिए मिलने वाला प्रभावी रिटर्न यानी बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है, जो उदाहरण के लिए 3% से बढ़कर 5% हो सकता है। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं जहां बैंक की ब्याज दरें गिर जाती हैं। जब बैंक में ब्याज कम मिलता है तो पुराने बॉन्ड जिनमें पहले से ज्यादा ब्याज तय था वे निवेशकों के लिए बहुत कीमती हो जाते हैं। इस मांग के कारण बॉन्ड की कीमत बढ़ने लगती है, जैसे 1000 रुपए का बॉन्ड अब 1100 रुपए का हो गया हो। लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड की कीमत ऊपर जाती है उससे मिलने वाला वास्तविक लाभ यानी बॉन्ड यील्ड नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब आप उसी फिक्स्ड रिटर्न के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ यील्ड 3% से घटकर 1% रह सकती है। सरल शब्दों में कहें तो बॉन्ड की कीमत और बैंक की ब्याज दरों के बीच एक उल्टा संबंध होता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड सस्ते हो जाते हैं लेकिन उनका रिटर्न बढ़ जाता है। इसके विपरीत जब ब्याज दरें गिरती हैं तो बॉन्ड महंगे हो जाते हैं लेकिन उनका प्रभावी रिटर्न कम हो जाता है। यह पूरा संतुलन एक स्थिर कूपन यानी तय ब्याज पर टिका होता है जो बॉन्ड जारी करते समय तय किया गया था। टर्म रिलेटेड टू बॉन्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड्स की। ये सेबी के नियमों के अनुसार ग्रीन डेट सिक्योरिटी की एक उपश्रेणी है। सरल भाषा में कहें तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी का मतलब उन कर्ज पत्रों से है जिन्हें साफ सफाई, टिकाऊ कचरा प्रबंधन या स्वच्छ परिवहन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। ट्रांजिशन बॉन्ड्स का मुख्य उद्देश्य उन उद्योगों की मदद करना है जिन्हें प्रदूषण कम करने में काफी मुश्किल आती है, जैसे स्टील और सीमेंट क्षेत्र। ये बॉन्ड इन क्षेत्रों को धीरे धीरे कार्बन मुक्त होने के लिए पैसा जुटाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ये बॉन्ड ग्रीनवॉशिंग जैसी समस्या को भी रोकते हैं। ग्रीनवॉशिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी खुद को पर्यावरण के अनुकूल होने का झूठा दिखावा करती है। इन बॉन्ड्स में पारदर्शिता, पूरी जानकारी साझा करने और बाहरी जांच की कड़ी शर्तें होती हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बना रहता है। अब बात करते हैं एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स की, जिन्हें परपेचुअल बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन बॉन्ड्स की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती, यानी ये हमेशा के लिए होते हैं। हालांकि बैंकों के पास इनके लिए एक कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन एक ऐसा वित्तीय अधिकार है जो बैंक को यह सुविधा देता है कि वह एक निश्चित समय के बाद एक तय कीमत पर इन बॉन्ड्स को वापस खरीद सके। हालांकि बैंक इसके लिए बाध्य नहीं होता। बैंक इन 81 बॉन्ड्स को मुख्य रूप से अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी करते हैं। यह एक तरह से बैंक के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है ताकि किसी भी वित्तीय संकट के समय बैंक के पास पर्याप्त पूंजी बनी रहे। डिजिटल पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह बोर्ड हमारे देश में पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने और उसे सही दिशा देने का काम करेगा। अगर हम इस बोर्ड की बनावट की बात करें तो इसके ढांचे को बहुत ही संतुलित रखा गया है।
इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। उनके साथ ही आरबीआई के वह डिप्टी गवर्नर जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का कार्यभार संभालते हैं, इसके पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी भी इसका सदस्य होगा। खास बात यह है कि केंद्र सरकार भी इसमें 3 विशेषज्ञों को नामित करेगी जिन्हें पेमेंट सिस्टम, आईटी, साइबर सुरक्षा या कानून के क्षेत्र में महारत हासिल हो। आरबीआई के मुख्य कानूनी सलाहकार को भी इसमें स्थायी रूप से आमंत्रित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अन्य विशेषज्ञों को भी बैठकों में बुलाया जा सकता है। इन सदस्यों के लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए गए हैं। सरकार द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होगा और वे दोबारा नामित होने के पात्र नहीं होंगे। अगर कोई सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो उसे 6 सप्ताह का नोटिस देना होगा। साथ ही कुछ अयोग्यताएं भी तय की गई हैं, जैसे कि सदस्य की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वह दिवालिया न हो, उसे कम से कम 180 दिनों की जेल की सजा न हुई हो और वह कोई सांसद या विधायक न हो। कामकाज के तरीके की बात करें तो बोर्ड के लिए साल में कम से कम 2 बार बैठक करना अनिवार्य है। बैठक के लिए कम से कम 3 सदस्यों का होना जरूरी है, जिसे कोरम कहा जाता है। इस कोरम में अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर और एक नामित सदस्य का होना आवश्यक है। बोर्ड में सभी फैसले उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे। यदि कभी वोट बराबर हो जाते हैं तो अध्यक्ष के पास निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है, जिससे गतिरोध को सुलझाया जा सके। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान नामीबिया ने एक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद वह वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यूपीआई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसे साल 2016 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसी जादुई प्रणाली है जो आपको एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को जोड़ने की सुविधा देती है। इसके जरिए आप बैंकिंग की विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, आसानी से पैसे भेज सकते हैं और दुकानदारों को भुगतान कर सकते हैं। यह पूरी व्यवस्था इमीडिएट पेमेंट सर्विस के ढांचे पर बनी है। इसकी कुछ विशेषताएं इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती हैं। आप मोबाइल के जरिए साल के 365 दिन और 24 सात कभी भी तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल होता है। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने हाल ही में यूपीआई के जरिए प्रति लेन देन की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, जबकि 24 घंटों के लिए कुल सीमा अब 10 लाख रुपए हो गई है। भारत की इस सफलता को अब दुनिया भी अपना रही है। एनपीसीआई की एक सहायक कंपनी NIPL, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी, अब भारत के बाहर रुपए और यूपीआई को फैला रही है। भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में अब यूपीआई आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी भुगतान स्वीकार किए जाते हैं। अब उस संस्था के बारे में जानते हैं जिसने यह सब मुमकिन बनाया है, एनपीसीआई। यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक अनूठी पहल है, जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत एक लाभ न कमाने वाली कंपनी के रूप में बनाया गया है। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों की देखरेख करने वाली एक छतरी संस्था है। यूपीआई के अलावा रुपे कार्ड, एटीएम को आपस में जोड़ना और फास्टैग के माध्यम से टोल कलेक्शन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी इसी संस्था की देन हैं। अदर की डेवलपमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि साल 2025 इसके सफर के 150 साल पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर है। इसकी शुरुआत 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुई थी और आज यह न केवल एशिया का सबसे पुराना बल्कि दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज भी है। साल 2017 में बीएसई ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया जब यह भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बना। यह संस्था इक्विटी, मुद्राओं, ऋण उपकरणों, डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड में व्यापार के लिए एक पारदर्शी और कुशल बाजार प्रदान करती है, जिसकी पूरी देखरेख सेबी द्वारा की जाती है। इसी कड़ी में देश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को लेकर। रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की लंबी अवधि की रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है और छोटी अवधि की रेटिंग को भी A3 से सुधारकर A2 कर दिया है। साथ ही भविष्य के लिए एक स्थिर दृष्टिकोण भी दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आखिर होती क्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह किसी देश की कर्ज चुकाने की क्षमता और उसकी साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन होता है, जिससे पता चलता है कि वह देश अपने वित्तीय वादों को पूरा करने में कितना सक्षम है। दुनिया भर में S&P, फिच और मूडीज जैसी संस्थाएं ये रेटिंग्स तय करती हैं। इन रेटिंग्स को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, निवेश ग्रेड और सट्टा ग्रेड। सट्टा ग्रेड में उन देशों को रखा जाता है जिनके डिफॉल्ट होने या कर्ज न चुका पाने का खतरा ज्यादा होता है। S&P और फिच के लिए BBB- से AA तक की रेटिंग्स निवेश ग्रेड मानी जाती हैं।
भारत के लिए इस रेटिंग का बढ़ना बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जब रेटिंग अच्छी होती है तो देश के लिए वैश्विक पूंजी बाजारों से पैसा जुटाना और विदेशी निवेश आकर्षित करना आसान हो जाता है, जिससे हमारी सरकार के लिए कर्ज लेने की लागत भी कम हो जाती है। इसी प्रकार आगे भी PT 365 की वीडियो हमारे चैनल पर आएगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो या सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 4. एक्सटर्नल सेक्टर FDI वर्सेस FPI इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट्स। हम भारत में विदेशी निवेश के दो सबसे महत्वपूर्ण रास्तों को समझेंगे, FDI और FPI। ये दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन बाजार पर इनका असर बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की। इसे एक रणनीतिक और लंबी अवधि का निवेश माना जाता है, जो सालों या दशकों की प्रतिबद्धता के साथ आता है। FDI आमतौर पर प्राथमिक बाजार के जरिए वास्तविक संपत्तियों में प्रवेश करता है। इसमें विदेशी कंपनियां भारत में अपना बिजनेस सेट करती हैं या किसी मौजूदा कंपनी में 10% से ज्यादा की बड़ी हिस्सेदारी खरीदती हैं। इसका फायदा यह होता है कि इससे देश में नई फैक्ट्रियां लगती हैं, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और तकनीकी का हस्तांतरण होता है। बाजार पर इसके प्रभाव की बात करें तो यह पूंजी बाजार को एक मजबूत आधार देता है और लंबे समय का भरोसा जगाता है। मुद्रा बाजार और रुपए पर भी इसका असर सकारात्मक होता है, क्योंकि इससे डॉलर का प्रवाह स्थिर रहता है और RBI को इसमें दखल देने की कम ही जरूरत पड़ती है। संक्षेप में कहें तो FDI देश की GDP और नौकरियों के लिए एक स्थिर विकास इंजन है। दूसरी तरफ होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI। यह मुख्य रूप से वित्तीय और अल्पावधि का निवेश है, जिसका ध्यान कुछ दिनों या महीनों के छोटे मुनाफे पर होता है। FPI निवेशक माध्यमिक बाजार यानी शेयर बाजार के जरिए निवेश करते हैं, जहां वे मुनाफे के लिए छोटी हिस्सेदारी 10% से कम खरीदते हैं और शेयरों या बॉन्ड्स की कीमतों में अंतर का लाभ उठाते हैं। बाजार पर इसका असर बहुत ही अस्थिर होता है, क्योंकि यह पैसा बहुत तेजी से आता और जाता है, जिसे हॉट मनी भी कहा जाता है। यह बाजार में तेजी या मंदी ला सकता है और इसकी वजह से कीमतों में अचानक बड़े सुधार भी देखने को मिलते हैं। रुपए पर भी इसका असर काफी ज्यादा होता है। जब पैसा देश में आता है तो रुपया मजबूत होता है, लेकिन जब निवेशक पैसा निकालते हैं तो रुपया अचानक गिर जाता है और अक्सर RBI को दखल देना पड़ता है। इसे हम एक मार्केट मूवर कह सकते हैं, जो बाजार में तरलता तो लाता है लेकिन साथ ही अस्थिरता भी बढ़ाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जून 2025 के भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अनुसार एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी नेट FDI प्रवाह पिछले साल के मुकाबले 96% तक गिर गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश में कुल विदेशी निवेश यानी ग्रॉस FDI में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी नेट FDI में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है? जब विदेशी कंपनियां या लोग सीधे तौर पर भारत में आकर किसी फैक्ट्री, ऑफिस या बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे FDI कहा जाता है। इसे सही तरीके से चलाने के लिए हमारे देश में कुछ खास नियम और कानून हैं, जैसे कि फेमा एक्ट 1999, साल 2020 की समेकित FDI नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2019। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें ग्रॉस FDI और नेट FDI के बीच का अंतर समझना होगा। ग्रॉस FDI का मतलब है वह कुल पैसा जो विदेशी कंपनियों ने भारत की संपत्तियों में निवेश किया है। वहीं दूसरी तरफ नेट FDI निकालने के लिए हम इस कुल निवेश में से उस पैसे को घटा देते हैं जो विदेशी कंपनियां वापस अपने देश ले गई हैं या जो पैसा भारतीय कंपनियों ने विदेशों में निवेश किया है। इस बार नेट FDI कम होने का मतलब यही है कि भारत से पैसा बाहर जाने की मात्रा बढ़ गई है। भारत में निवेश करने के दो मुख्य रास्ते होते हैं, जिनमें से पहला है ऑटोमेटिक रूट। इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें विदेशी कंपनियों को निवेश करने से पहले सरकार या रिजर्व बैंक से किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती। भारत के कई बड़े क्षेत्रों में 100% ऑटोमेटिक रूट से निवेश की अनुमति है, जैसे कि खेती और पशुपालन, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, हवाई अड्डे, इंडस्ट्रियल पार्क और टेलीकॉम सेवाएं। आज के समय में भारत में आने वाला लगभग 90% विदेशी निवेश इसी आसान ऑटोमेटिक रूट के जरिए आता है। निवेश का दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट रूट, जिसमें विदेशी कंपनियों को पैसा लगाने से पहले भारत सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है और सरकार द्वारा तय की गई शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। हालांकि हम विदेशी निवेश का स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र भी हैं जहां FDI पर पूरी तरह पाबंदी यानी प्रोहिबिटेड है, जैसे कि लॉटरी का कारोबार, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, जुआ और सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनियां और ऐसे क्षेत्र जो निजी हाथों के लिए नहीं खुले हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा और रेलवे का संचालन।
इन क्षेत्रों में सुरक्षा और सामाजिक कारणों से विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल की एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर तक के आंकड़ों को देखें तो इस साल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 2.02 ट्रिलियन रुपए के शेयर बेच दिए हैं। यह एक बहुत बड़ी राशि है और बाजार के लिए एक बड़ी खबर है। अब सवाल उठता है कि ये एफपीआई आखिर होते कौन हैं और इनके लिए नियम क्या हैं? सरल भाषा में कहें तो जब विदेशी लोग या संस्थाएं भारत के शेयर बाजार में निवेश करती हैं तो उन्हें एफपीआई कहा जाता है। इनके लिए एक खास सीमा तय की गई है कि कोई भी एफपीआई किसी एक भारतीय कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% हिस्सा ही खरीद सकता है। चुकता इक्विटी पूंजी का मतलब वह पैसा होता है जो कंपनी अपने शेयरों के बदले निवेशकों से प्राप्त करती है। नियम यह कहता है कि अगर किसी विदेशी निवेशक का निवेश इस 10% की सीमा को पार कर जाता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि वह अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी को बेच दे, जिसे तकनीकी भाषा में विनिवेश करना कहते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि वह खुद को एफपीआई की श्रेणी से हटाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की श्रेणी में शामिल कर ले, जिसे पुनर्वर्गीकरण कहा जाता है। इसी बदलाव को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी ने साल 2024 में एक नया ढांचा तैयार किया है। इस नए नियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें तय की गई हैं, जैसे कि उन क्षेत्रों में इस बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पहले से ही एफडीआई प्रतिबंधित है, उदाहरण के लिए चिट फंड या जुआ और सट्टेबाजी जैसे व्यवसाय। इसके अलावा अगर कोई विदेशी निवेशक खुद को एफडीआई में बदलना चाहता है तो उसे सरकार से मंजूरी लेनी होगी। खास तौर पर उन देशों के निवेशकों के लिए नियम और भी सख्त हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। साथ ही जिस भारतीय कंपनी में निवेश किया जा रहा है उसकी सहमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंकों के लिए स्पेशल रुपया वोस्ट्रो खाते यानी एसआरबीए खोलने के लिए पहले से मंजूरी लेने की जरूरत को खत्म कर दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य रुपए में होने वाले व्यापारिक लेन देन को तेज करना और वैश्विक बाजार में भारतीय रुपए की साख को बढ़ाना है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जुलाई 2022 में शुरू किए गए एसआरबीए सिस्टम को जानना होगा। यह सिस्टम इसलिए लाया गया था ताकि हमारे देश के निर्यातक और आयातक व्यापार का बिल रुपए में बना सकें और भुगतान भी रुपए में ही कर सकें। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह वोस्ट्रो अकाउंट क्या बला है? सरल भाषा में कहें तो जब कोई विदेशी बैंक किसी भारतीय बैंक में भारतीय मुद्रा यानी रुपए में अपना खाता खोलता है तो उसे उस भारतीय बैंक के लिए वोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर अमेरिका का कोई बैंक भारत के एसबीआई बैंक में रुपए में अपना खाता खोलता है तो वह एसबीआई का वोस्ट्रो खाता कहलाएगा। अब देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई भारतीय आयातक विदेश से कोई सामान खरीदता है और उसका भुगतान रुपए में करना चाहता है तो वह पैसा सीधे उस विदेशी बैंक के वोस्ट्रो खाते में जमा कर दिया जाता है। इसी तरह जब कोई भारतीय निर्यातक विदेश में सामान बेचता है तो उसे मिलने वाला पैसा उसी वोस्ट्रो खाते से काटकर उसके नियमित खाते में जमा कर दिया जाता है। इस तरह सारा लेन देन बिना डॉलर के इस्तेमाल के रुपए में ही पूरा हो जाता है। इसके साथ ही एक और शब्द जुड़ा है जिसे नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। यह वोस्ट्रो का बिल्कुल उल्टा है। जब कोई भारतीय बैंक जैसे कि एसबीआई किसी विदेशी बैंक जैसे कि सिटी बैंक में वहां की मुद्रा यानी डॉलर में अपना खाता खोलता है तो उसे नोस्ट्रो खाता कहा जाता है। नोस्ट्रो खातों का मुख्य काम विदेशी मुद्राओं के व्यापार और विनिमय की प्रक्रिया को आसान बनाना होता है। इस तरह इन खातों के माध्यम से भारत अपनी मुद्रा को दुनिया भर में व्यापार के लिए और भी मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वह होती है जिसे दुनिया के अलग अलग देश आपस में व्यापार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अमेरिकी डॉलर या यूरो। यह मुद्रा ठीक वैसे ही काम करती है जैसे हमारे देश के अंदर रुपया काम करता है, यानी यह लेन देन का माध्यम है, हिसाब किताब की एक इकाई है और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित मूल्य के रूप में भी रखा जा सकता है। जब हम किसी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं तो एक बहुत जरूरी शब्द सामने आता है जिसे मुद्रा परिवर्तनीयता कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी देश की मुद्रा को बाजार की दरों पर कितनी आसानी से विदेशी मुद्रा में बदला जा सकता है। इसके दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है चालू खाता परिवर्तनीयता, जिसमें आप व्यापार या सेवाओं के भुगतान के लिए बिना किसी रोक-टोक के रुपए को विदेशी मुद्रा में बदल सकते हैं और भारत में यह पूरी तरह से लागू है। दूसरा है पूंजी खाता परिवर्तनीयता, जो निवेश से जुड़े लेन देन की आज़ादी देता है, लेकिन भारत में यह अभी केवल आंशिक रूप से ही उपलब्ध है। भारतीय रुपए को वैश्विक बनाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक कई बड़े कदम उठा रहे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक की 2024 से 25 की रणनीतिक कार्य योजना के तहत अब भारत के बाहर भी रुपए में खाते खोलने और विदेशी निवासियों को रुपए में कर्ज देने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट जैसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो विदेशों से लिए जाने वाले कर्ज और व्यापारिक उधारी की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने यूपीआई सिस्टम को कई देशों से जोड़ दिया है ताकि भुगतान और भी सरल हो सके। रुपए की धमक बढ़ाने के लिए इसे एशियन क्लियरिंग यूनियन में लेनदेन की मुद्रा के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। साथ ही फेमा 1999 के नियमों को उदार बनाया गया है ताकि सीमा पार व्यापार रुपए में बढ़ सके। इसके अलावा भारत दूसरे देशों के साथ करेंसी स्वैप समझौते कर रहा है और श्रीलंका जैसे देशों ने रुपए को एक नामित विदेशी मुद्रा के रूप में मान्यता दी है। आपने मसाला बॉन्ड का नाम भी सुना होगा, जो विदेशों में रुपए में जारी किए जाने वाले बॉन्ड हैं। इसी बीच एक और जरूरी खबर चर्चा में है कि रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और इसे समझने के लिए हमें वास्तविक प्रभावी विनिमय दर यानी रियर को समझना होगा। रियर एक ऐसा पैमाना है जो यह बताता है कि हमारे प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं के मुकाबले हमारे रुपए की असली कीमत क्या है, जिसमें महंगाई को भी जोड़कर देखा जाता है। इसे निकालने का एक सरल तरीका है कि पहले नॉमिनल प्रभावी विनिमय दर यानी नियर को लिया जाए और फिर उसे घरेलू और विदेशी कीमतों के अंतर से तालमेल बिठाया जाए। यह रियर हमारे व्यापार के लिए बहुत मायने रखता है। अगर रियर की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारे देश का सामान विदेशों के लिए महंगा हो गया है और बाहर का सामान हमारे लिए सस्ता, जिससे हमारा निर्यात कम हो सकता है। वहीं अगर रियर कम होता है तो माना जाता है कि मुद्रा का मूल्य कम आंका गया है और इससे हमारे निर्यात को वैश्विक बाजार में बढ़त मिल सकती है। रेमिटेंस टैक्स। हाल ही में अमेरिका की संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक नया विधेयक पारित किया है जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दिया गया है। इस बिल में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2026 से अमेरिका से बाहर पैसा भेजने पर 3.5% का टैक्स लगाया जाएगा, जिसे रेमिटेंस पर एक्साइज टैक्स कहा जा रहा है। रेमिटेंस क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में काम करता है और अपनी कमाई का हिस्सा अपने घर यानी स्वदेश भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है। भारत के लिए यह पैसा बहुत मायने रखता है क्योंकि साल 2011 की तुलना में 2023 से 24 में भारत में आने वाला रेमिटेंस दोगुना होकर 118.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो भारत के लिए सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका से आता है, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, सऊदी अरब और सिंगापुर का नंबर आता है। भारत के अंदर ये पैसा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहुंचता है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि 2024 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है और हम दूसरे नंबर पर मौजूद मेक्सिको से काफी आगे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इस पैसे का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2025 में हमारे देश में आने वाले कुल विदेशी पैसे का 10% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इसी रेमिटेंस से आया था। यह पैसा हमारे व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट को कम करने में लगभग 47% तक मदद करता है और यह निवेश के अन्य जरियों जैसे कि एफडीआई से भी ज्यादा स्थिर और बड़ा स्रोत साबित हुआ है। इसी विषय से जुड़ी एक और खबर यह है कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस के तहत विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले पैसे में 8 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इस एलआरएस स्कीम की शुरुआत रिजर्व बैंक ने 2004 में की थी। इसके तहत भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि नाबालिग भी, एक वित्त वर्ष में $2.5 लाख तक की राशि बिना किसी बड़ी रोकटोक के विदेश भेज सकता है। इस योजना का लाभ पढ़ाई, इलाज या निवेश जैसे कामों के लिए लिया जा सकता है और इसमें पैसा भेजने की बार की सीमा पर कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि यह सुविधा केवल व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध है और किसी कंपनी, ट्रस्ट या पार्टनरशिप फर्म के लिए यह नियम लागू नहीं होते। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 3 साल की लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों ने इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया है, जो 2026 की शुरुआत से प्रभावी होने वाला है। यह समझौता न केवल व्यापार के लिए बल्कि दोनों देशों के बीच काम करने वाले पेशेवरों के लिए भी एक नई राह खोलने वाला है। इस समझौते की एक बहुत बड़ी खासियत है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी डीसीसी। सरल शब्दों में कहें तो यह एक सामाजिक सुरक्षा समझौता है। अब तक होता यह था कि अगर कोई भारतीय पेशेवर कुछ समय के लिए यूके में काम करने जाता था तो उसे भारत और यूके दोनों जगह सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के लिए पैसा जमा करना पड़ता था। लेकिन इस नए नियम के बाद अब उन्हें एक समय पर केवल एक ही देश में यह अंशदान देना होगा। यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 3 साल तक के लिए दूसरे देश में काम करने जाते हैं। हालांकि इससे उनके स्वास्थ्य लाभ या यूके के हेल्थ सरचार्ज के नियमों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से देखें तो यह समझौता भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
अब भारत से यूके भेजे जाने वाले लगभग 99% सामान पर कोई टैक्स यानी ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि भारत के कपड़े, चमड़े का सामान और आभूषण जैसे उत्पाद अब यूके के बाजार में और भी सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। बदले में भारत भी यूके से आने वाले लगभग 90% उत्पादों पर लगने वाले टैक्स में कटौती करेगा, जिससे ब्रिटिश सामान भी भारतीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। यह समझौता भारतीय पेशेवरों के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इससे भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, निवेशकों और व्यापारिक यात्रियों के लिए यूके में काम करना और वहां आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। यहां तक कि कंपनी के भीतर ट्रांसफर होकर जाने वाले कर्मचारियों के परिवार और बच्चों को भी वहां काम करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा अब ब्रिटिश कंपनियां भारत के सरकारी ठेकों यानी प्रोक्योरमेंट में भी हिस्सा ले सकेंगी, जिससे कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह मुक्त व्यापार समझौता होता क्या है। दरअसल यह दो देशों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वे आपस में व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क को या तो खत्म कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। इसमें सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि बैंकिंग और कंस्ट्रक्शन जैसी सेवाएं और बौद्धिक संपदा अधिकार भी शामिल होते हैं। अक्सर एफटीए से पहले एक अर्ली हार्वेस्ट स्कीम लाई जाती है जो बड़े समझौते की नींव रखती है। रोचक बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों में मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक सिद्धांत होता है और एफटीए उसी नियम का एक विशेष अपवाद है। इंडिया एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। यह समझौता 1 अक्टूबर 2025 से पूरी तरह लागू हो गया है, जो भारत के व्यापारिक इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। यहाँ ईएफटीए का मतलब उन 4 देशों के समूह से है जिनमें आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। आपको बता दें कि इन चारों देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। यह भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह हमारे देश का ऐसा पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें केवल व्यापार की ही नहीं बल्कि निवेश और नौकरियां पैदा करने की भी पक्की गारंटी यानी कानूनी प्रतिबद्धता दी गई है। इस समझौते की सबसे शानदार बात यह है कि अगले 15 सालों के भीतर ये देश भारत में $100 बिलियन का निवेश करने और 10 लाख सीधे रोजगार पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह वादा भारतीय युवाओं के लिए भविष्य में नौकरियों के ढेर सारे अवसर लेकर आएगा। व्यापार के नजरिए से देखें तो ईएफटीए देशों ने भारत के गैर कृषि उत्पादों को अपने बाजारों में 100% पहुंच देने का वादा किया है, जिसका मतलब है कि इन सामानों को वहां बिना किसी रुकावट के बेचा जा सकेगा। इसके साथ ही यह समझौता आईटी, बिजनेस सेवाओं और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारे निर्यात को बहुत बढ़ावा देगा। एक और बड़ी राहत की बात यह है कि अब नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर जैसे पेशों के लिए आपसी मान्यता समझौते यानी एमआरए किए जा सकेंगे, जिससे इन पेशों से जुड़े भारतीय विशेषज्ञों को वहां काम करने में आसानी होगी। केमिकल और उससे जुड़े उत्पादों के मामले में भी यह समझौता बहुत फायदेमंद है क्योंकि एफटीए देशों ने भारत से होने वाले 95% से अधिक निर्यात पर टैक्स यानी टैरिफ को या तो खत्म कर दिया है या काफी कम कर दिया है। इसके बदले में भारत ने भी एफटीए से आने वाले लगभग 95% सामानों के लिए अपने बाजारों के रास्ते आसान कर दिए हैं। इस तरह यह समझौता दोनों पक्षों के लिए व्यापार के नए दरवाजे खोल रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। यह मिशन हमारे देश के निर्यात सेक्टर को आधुनिक, लचीला और डिजिटल रूप से मजबूत बनाने का एक सपना है। सरकार ने इसके लिए 25,060 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट आवंटित किया है, जिसे अगले 6 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2025 से 26 से 2030 से 31 तक लागू किया जाएगा। भारत के निर्यात परिदृश्य को देखें तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर देश की कुल जीडीपी में 21% का योगदान देता है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई की है, जो कुल निर्यात का 45% हिस्सा संभालते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का कुल निर्यात $824.9 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें सामानों का निर्यात $437.4 बिलियन और सेवाओं का निर्यात $387.5 बिलियन रहा। इसी गति को और तेज करने के लिए यह नया मिशन लाया गया है। इस निर्यात प्रोत्साहन मिशन का ढांचा 2 मुख्य उपयोजनाओं पर टिका है। पहली है निर्यात प्रोत्साहन, जो निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को सस्ता व्यापार कर्ज उपलब्ध कराना है ताकि वे नए वैश्विक बाजारों में अपना विस्तार कर सकें। दूसरी उपयोजना है निर्यात दिशा, जो गैर वित्तीय सहायता पर केंद्रित है। इसके जरिए निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से तैयार करना, उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना और वैश्विक बाजार की जानकारी देना शामिल है। इस पूरे मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी को सौंपी गई है। यह मिशन विशेष रूप से उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा जिन पर हाल ही में वैश्विक टैरिफ यानी सीमा शुल्क बढ़ने का असर पड़ा है, जैसे कि कपड़ा, चमड़ा,
रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पाद। इन क्षेत्रों को वैश्विक चुनौतियों से उबारने के लिए मिशन के तहत विशेष मदद दी जाएगी। इसी के साथ सरकार ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटीड योजना यानी CGSI की भी शुरुआत की है। इस योजना का मकसद निर्यातकों के पास नकदी की कमी को दूर करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के माध्यम से बिना किसी गारंटी या कोलेटरल के 20,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 100% गारंटी सरकार की होगी। इसका फायदा MSME और बड़े निर्यातकों दोनों को मिलेगा। अगर आप विजन IAS की मंथली मैगजीन देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। 5. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द इकोनॉमिक्स ऑफ प्राइस। हम अर्थशास्त्र के एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन को हर पल प्रभावित करता है, और वह है कीमत का अर्थशास्त्र यानी सप्लाई और डिमांड का रिश्ता। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि किसी भी चीज की कीमत बाजार में कैसे तय होती है। कल्पना कीजिए कि बाजार में एक संतुलन की स्थिति है, जहां जितनी किसी चीज की मांग है उतनी ही उसकी सप्लाई भी हो रही है। इसे हम ग्राफ के बीच वाले हिस्से में देख सकते हैं, जहां डिमांड और सप्लाई की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। लेकिन बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सबसे पहले हम पहली स्थिति को देखते हैं, जिसे डिमांड बढ़ना कहते हैं। मान लीजिए अचानक किसी त्योहार की वजह से बाजार में कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में डिमांड की रेखा दाईं ओर खिसक जाती है, जिससे बाजार का संतुलन बिगड़ जाता है, और इसका सीधा नतीजा यह होता है कि उस चीज की कीमत और बिकने वाली मात्रा दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब इसके विपरीत दूसरी स्थिति पर गौर करते हैं, जहां डिमांड कम हो जाती है। अगर लोग किसी पुरानी तकनीक के फोन को खरीदना कम कर दें तो उसकी डिमांड वाली रेखा बाईं ओर झुक जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि उस सामान की कीमत भी गिर जाएगी और बाजार में उसकी बिकने वाली मात्रा भी घट जाएगी। तीसरी स्थिति सप्लाई बढ़ने की है। मान लीजिए इस साल मानसून बहुत अच्छा रहा और गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा हो गई। जब बाजार में सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई की रेखा दाईं ओर खिसकती है। इसका फायदा ग्राहकों को मिलता है, क्योंकि बाजार में सामान ज्यादा होने की वजह से कीमतें कम हो जाती हैं, भले ही बिकने वाली मात्रा बढ़ जाए। आखिरी स्थिति सप्लाई घटने की है। इसे हम हाल के वर्षों में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी या कच्चे तेल की सप्लाई में आने वाली बाधाओं से समझ सकते हैं। जब पीछे से माल कम आता है तो सप्लाई की रेखा बाईं ओर खिसक जाती है। सामान की कमी होने के कारण उसकी कीमतें तेजी से ऊपर भागती हैं और बाजार में उसकी उपलब्ध मात्रा कम हो जाती है। इन्फ्लेशन प्राइस इलास्टिसिटी। हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो सीधे आपकी जेब और आपके फैसलों से जुड़ा है, और वह है महंगाई यानी इन्फ्लेशन और सामान के प्रकारों का हमारी खरीदारी पर असर। जब महंगाई बढ़ती है तो हमारी वास्तविक आय कम हो जाती है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में वॉलेट स्क्वीज कहा जाता है। इस स्थिति में लोग गैरजरूरी चीजों के लिए अधिक मूल्य संवेदनशील हो जाते हैं, यानी उनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। आइए इसे 4 अलग अलग श्रेणियों के माध्यम से समझते हैं। पहली श्रेणी उन चीजों की है जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, ईंधन और दवाएं। सामान्य समय में इनके लिए हमारी मांग इनइलास्टिक होती है, यानी कीमत चाहे जो भी हो हमें इन्हें खरीदना ही पड़ता है। लेकिन महंगाई के दौरान हालांकि मांग अभी भी इनइलास्टिक ही रहती है, पर लोग एक बड़ा बदलाव करते हैं। वे महंगे प्रीमियम ब्रांड्स को छोड़कर सस्ते विकल्पों की ओर चले जाते हैं, ताकि उनका बजट बना रहे। दूसरी श्रेणी विलासिता या ऐशो आराम की चीजों की है, जैसे डिजाइनर कपड़े या छुट्टियां मनाना। सामान्य दिनों में ये चीजें पहले से ही इलास्टिक होती हैं, यानी कीमत बढ़ने पर लोग इन्हें कम खरीदते हैं। लेकिन जब महंगाई का दौर आता है तो ये चीजें हाइपर इलास्टिक हो जाती हैं। लोग अपनी लिस्ट में सबसे पहले इन्हीं खर्चों को काटते हैं, जिससे इनकी बिक्री बहुत तेजी से गिर जाती है। तीसरी श्रेणी टिकाऊ वस्तुओं की है, जिन्हें हम भविष्य के लिए टाल सकते हैं, जैसे कार या घर के बड़े उपकरण। सामान्य तौर पर खरीदारी का निर्णय कीमत और जरूरत पर निर्भर करता है, मगर महंगाई के दौरान लोग पुरानी चीजों को ही थोड़ा और चला लेते हैं और नई खरीद को भविष्य के लिए टाल देते हैं। उपभोक्ता सोचते हैं कि जो अभी है वही काफी है। चौथी और अंतिम श्रेणी घटिया या सस्ती वस्तुओं की है, जैसे जेनेरिक डिब्बाबंद खाना या इंस्टेंट नूडल्स। सामान्य समय में लोग इन्हें तब खरीदते हैं जब उनकी आय कम होती है, लेकिन महंगाई के दौरान एक अनोखी स्थिति पैदा होती है, जिसे ट्रेडिंग डाउन कहते हैं। चूंकि लोगों के पास महंगे विकल्पों के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं, इसलिए वे मजबूरन इन सस्ते विकल्पों की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे महंगाई के बावजूद इन सस्ती चीजों की मांग बढ़ जाती है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। हाल ही में चर्चा है कि नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद के नेतृत्व में एक 18 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI को लाने की संभावनाओं और उसके रोडमैप पर विचार कर रहा है। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है क्या।
यह वह पैमाना है जो यह मापता है कि एक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर को उसके द्वारा बनाए गए सामान या दी गई सेवाओं के बदले मिलने वाली औसत कीमत में कितना बदलाव आया है। यह मुख्य रूप से दो तरह का होता है। पहला है आउटपुट पीपीआई, जो तब मापा जाता है जब सामान फैक्ट्री या उत्पादन की जगह से बाहर निकलता है, और दूसरा है इनपुट पीपीआई, जो तब देखा जाता है जब सामान उत्पादन की प्रक्रिया में अंदर आता है। अब सवाल उठता है कि हमें डब्ल्यूपीआई को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल डब्ल्यूपीआई में कुछ बुनियादी कमियां हैं, जैसे कि इसमें एक ही उत्पाद की बार बार गिनती होने का डर रहता है, जिसे डबल काउंटिंग कहते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूपीआई में निर्यात और आयात को शामिल नहीं किया जाता, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र को पूरी तरह बाहर रखता है, जबकि हमारी जीडीपी में सर्विस सेक्टर का हिस्सा लगभग 55% है। भारत पीपीआई की ओर क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं। सबसे पहले तो भारत सरकार खुद को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ जोड़ना चाहती है। दूसरा बड़ा कारण है साफ और सटीक आंकड़े मिलना। पीपीआई में टैक्स शामिल नहीं होते, जिससे रिजर्व बैंक को यह पता चल पाता है कि महंगाई उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से है या सरकार के टैक्स की वजह से। अगर लागत बढ़ी है तो ब्याज दरों के जरिए उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन टैक्स पर ब्याज दरों का कोई असर नहीं होता। अंत में पीपीआई का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई समय की देरी यानी लैग नहीं होता। यह महंगाई के डब्ल्यूपीआई या सीपीआई तक पहुंचने से पहले ही उसका संकेत दे देता है और एक चेतावनी तंत्र की तरह काम करता है। हम अर्थव्यवस्था के तीन सबसे महत्वपूर्ण पैमानों डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और पीपीआई के बीच के अंतर को एक बहुत ही सरल तुलना के जरिए समझेंगे, ताकि आप समझ सकें कि आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर इनका असर कैसे पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं उस बिंदु की जहां इन कीमतों को मापा जाता है। डब्ल्यूपीआई को थोक बाजार यानी होलसेल मार्केट में बिक्री के पहले बड़े बिंदु पर मापा जाता है। वहीं सीपीआई को रिटेल दुकानों यानी उस अंतिम बिंदु पर मापा जाता है जहां से आप और हम सामान खरीदते हैं। पीपीआई इन दोनों से अलग सीधे फैक्ट्री गेट यानी उत्पादन के स्तर पर कीमतों को मापता है। इन आंकड़ों को जारी करने वाली संस्थाएं भी अलग अलग हैं। डब्ल्यूपीआई को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है। सीपीआई को सांख्यिकी मंत्रालय के तहत आने वाला एनएसओ जारी करता है, जबकि पीपीआई के लिए अभी नीति आयोग और डीपीआईआईटी के तहत वर्किंग ग्रुप काम कर रहे हैं। अगर हम इनके बास्केट यानी इनमें शामिल होने वाली चीजों की बात करें तो डब्ल्यूपीआई में केवल सामान शामिल होते हैं, इसमें सेवाओं का कोई स्थान नहीं है। सीपीआई में सामान और सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और किराया दोनों शामिल होते हैं। पीपीआई में भी डब्ल्यूपीआई के विपरीत सामान और सेवाओं दोनों को जगह दी गई है। टैक्स या करों का जुड़ाव भी एक बड़ा अंतर है। डब्ल्यूपीआई में थोक विक्रेताओं द्वारा दिए गए टैक्स शामिल होते हैं और सीपीआई में वे सभी कंज्यूमर टैक्स जैसे जीएसटी शामिल होते हैं जो हम चुकाते हैं। लेकिन पीपीआई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह टैक्स को शामिल नहीं करता, यह केवल शुद्ध उत्पादन लागत को मापता है। इनका मुख्य उपयोग भी अलग अलग है। डब्ल्यूपीआई का उपयोग जीडीपी डिफ्लेटर के अनुमान और अनुबंधों के इंडेक्सेशन के लिए होता है। सीपीआई सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक इसी के आधार पर महंगाई को टारगेट करता है और इसी से सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय होता है। पीपीआई का काम जड़ से महंगाई की पहचान करना है ताकि खुदरा बाजार तक पहुंचने से पहले ही उसे समझा जा सके। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि लेबर ब्यूरो ने कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार वर्ष को बदलकर अब 2019-100 दिया है। इससे पहले यह आधार वर्ष 1986 से 87 हुआ करता था। यहाँ यह जानना जरूरी है कि कृषि मजदूर वे होते हैं जो मजदूरी के लिए खेती का काम करते हैं और ग्रामीण मजदूर वे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी के बदले शारीरिक श्रम वाले कृषि या गैर कृषि काम करते हैं। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव ने साल 2025 की ग्लोबल एमपीआई रिपोर्ट जारी की है, जिसकी वजह से यह विषय चर्चा में है। इस रिपोर्ट के मुख्य अंशों पर गौर करें तो दुनिया की 6.3 बिलियन आबादी में से लगभग 1.1 बिलियन लोग यानी करीब 18.3% लोग आज भी तीव्र बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। रिपोर्ट एक बहुत ही गंभीर बात बताती है कि गरीबी और जलवायु के झटके एक दोहरा बोझ पैदा करते हैं। गरीबी के कारण लोग जलवायु खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और ये खतरे बदले में गरीबी को और अधिक बढ़ा देते हैं और उसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ की तस्वीर काफी उत्साहजनक रही है। साल 2005 से 2006 में भारत के लगभग 55.1% लोग गरीब थे, लेकिन 2019 से 2021 तक यह आंकड़ा गिरकर मात्र 16.4% रह गया है। इसका मतलब है कि भारत में लगभग 414 मिलियन लोग गरीबी के जाल से बाहर निकलने में सफल रहे हैं।
अब समझते हैं कि इस सूचकांक को मापने का तरीका क्या है। ग्लोबल एमपीआई की गणना हर घर और व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों को देखकर की जाती है। किसी व्यक्ति का डिप्राइवेशन स्कोर उन सभी कमियों का कुल जोड़ होता है जो वह महसूस करता है। अगर किसी व्यक्ति का यह स्कोर 1/3 यानी 33.3% या उससे अधिक होता है तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है। एमपीआई की वैल्यू निकालने का एक सरल फॉर्मूला है जहां एमपीआई बराबर है H गुणा ए। यहाँ H का मतलब है गरीबी की व्यापकता यानी कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं और A का मतलब है गरीबी की तीव्रता यानी लोग औसतन कितनी कमियों का सामना कर रहे हैं। एमपीआई की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है और जितनी अधिक यह वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा गरीबी मानी जाती है। हम विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि नीति आयोग हमारे देश में गरीबी की गणना कैसे करता है। भारत का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक काफी हद तक वैश्विक मानकों पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ भारतीय विशिष्टताओं को भी जोड़ा गया है। नीति आयोग की कार्यप्रणाली यानी मैथोडोलॉजी की बात करें तो यह वैश्विक सूचकांक के सभी 10 संकेतकों का उपयोग तो करता ही है, साथ ही इसमें 2 अतिरिक्त संकेतकों को भी शामिल किया गया है। पहला है मातृ स्वास्थ्य और दूसरा है बैंक खाते। ये 2 नए बिंदु भारत की सामाजिक और वित्तीय समावेश की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय एमपीआई के मूल्य की गणना भी ठीक उसी तरह की जाती है जैसे ग्लोबल इंडेक्स में होती है। यहाँ भी हेड काउंट रेशियो यानी गरीबों की संख्या को गरीबी की तीव्रता के साथ गुणा करके अंतिम वैल्यू निकाली जाती है। यह हमें बताता है कि न केवल कितने लोग गरीब हैं, बल्कि वे गरीबी की कितनी गहराई में जी रहे हैं। अगर हम इसके संकेतकों की संरचना को देखें तो भारत के राष्ट्रीय सूचकांक में 3 मुख्य आयाम हैं जिन्हें बराबर वजन दिया गया है और ये हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 आयामों को कुल 12 संकेतकों के माध्यम से मापा जाता है जो हमें देश की गरीबी की एक बहुत ही बारीक और व्यापक तस्वीर प्रदान करते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने अपनी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 फीट जारी की है जो अमीर और गरीब के बीच बढ़ती गहरी खाई को उजागर करती है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो धन के वितरण में भारी अंतर नजर आता है। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 75% हिस्सा आबादी के ऊपरी 10% लोगों के पास है, जबकि निचले 50% लोगों के पास पूरी दुनिया की संपत्ति का मात्र 2% हिस्सा ही है। आय के मामले में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। दुनिया के शीर्ष 10% कमाने वाले लोग बाकी 90% लोगों की कुल कमाई से भी ज्यादा कमाते हैं, जबकि वैश्विक आबादी के सबसे गरीब आधे हिस्से को कुल वैश्विक कमाई का 10% से भी कम हिस्सा मिलता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ आय की असमानता काफी ऊंचे स्तर पर है। हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा शीर्ष 10% कमाने वालों की जेब में जाता है, जबकि आबादी के निचले 50% हिस्से को राष्ट्रीय आय का मात्र 15% ही प्राप्त होता है। संपत्ति की असमानता के मामले में भारत में स्थिति और भी चरम पर है। देश की कुल राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा सबसे अमीर 10% लोगों के पास है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि देश के शीर्ष 1% अमीर अकेले ही कुल राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा अपने पास रखते हैं। हम अर्थशास्त्र के उन पैमानों को समझेंगे जिनके जरिए इस असमानता को मापा जाता है। इसे मापने के मुख्य रूप से 2 तरीके बहुत लोकप्रिय हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुजनेट्स रेशियो की। यह रेशियो हमें यह बताता है कि समाज के सबसे ऊपरी हिस्से यानी अमीरों के पास जाने वाली आय और सबसे निचले हिस्से यानी गरीबों के पास जाने वाली आय के बीच कितना अंतर है। गणितीय रूप से कहें तो यह ऊपरी वर्ग की आय को निचले वर्ग की आय से विभाजित करके निकाला जाता है। यह रेशियो जितना अधिक होगा, समाज में असमानता उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। कुजनेट्स रेशियो का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है पाल्मा रेशियो। पाल्मा रेशियो में हम आबादी के सबसे अमीर 10% लोगों की आय के हिस्से को सबसे गरीब 40% लोगों की आय के हिस्से से भाग देते हैं। असमानता मापने का दूसरा और सबसे व्यापक पैमाना है गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स यह दर्शाता है कि किसी देश में परिवारों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति या उपभोग का वितरण कितना समान है। इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच होती है। यहाँ 0 का मतलब है पूर्ण समानता, यानी देश में हर किसी के पास बराबर संसाधन हैं। इसके विपरीत 100 का स्कोर पूर्ण असमानता को दर्शाता है, जिसका मतलब है कि देश की सारी संपत्ति या आय केवल एक ही व्यक्ति के पास है और बाकी सबके पास कुछ भी नहीं है। ग्राफिकल रूप से यानी चित्र के माध्यम से गिनी इंडेक्स को लोरेंज कर्व द्वारा समझाया जाता है। लोरेंज कर्व वह रेखा है जो दिखाती है कि आबादी के कितने प्रतिशत हिस्से के पास कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है। यह रेखा पूर्ण समानता वाली रेखा से जितनी दूर होगी, गिनी इंडेक्स उतना ही अधिक होगा और समाज में उतनी ही ज्यादा असमानता होगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स।
हाल ही में यह विषय चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में यह इंडेक्स बढ़कर 67 पर पहुंच गया है। अगर हम साल 2021 से इसकी तुलना करें तो इसमें लगभग 24.3% की शानदार बढ़त देखी गई है। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है क्या। यह आरबीआई द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा पैमाना है जो भारत में वित्तीय समावेशन यानी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की पहुंच की व्यापकता को मापता है। इस सूचकांक का स्कोर 0 से 100 के बीच होता है। यहाँ 0 का मतलब है पूर्ण वित्तीय अपवर्जन यानी लोगों के पास बैंकिंग सुविधाओं का बिल्कुल न होना, और 100 का स्कोर पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। इस इंडेक्स की एक खास बात यह है कि इसका कोई आधार वर्ष नहीं है। इसे साल 2021 से हर साल जारी किया जाता है और यह समय के साथ वित्तीय समावेशन की दिशा में सभी हितधारकों द्वारा की गई कुल प्रगति को दर्शाता है। अगर हम इस इंडेक्स की संरचना को देखें तो इसमें 3 मुख्य मापदंड यानी सब इंडेक्स शामिल हैं। इन तीनों को अलग अलग वेटेज दिया गया है और इनके अंदर कई छोटे छोटे संकेतक होते हैं जो यह बताते हैं कि आम आदमी तक बैंक खाते, कर्ज की सुविधा और बीमा जैसी चीजें कितनी आसानी से पहुंच रही हैं। यह इंडेक्स हमें बताता है कि कैसे डिजिटल इंडिया और जनधन जैसी योजनाओं ने देश के कोने कोने तक बैंकिंग को पहुंचाया है। हम उन 3 मुख्य स्तंभों या सब इंडेक्स को गहराई से समझेंगे जिनके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक यह तय करता है कि देश में बैंकिंग सुविधाएं कितनी सफल रही हैं। पहला महत्वपूर्ण सब इंडेक्स है एक्सेस, जिसे 35% का वेटेज दिया गया है। यह पूरी तरह से वित्तीय समावेशन के सप्लाई साइड यानी उपलब्धता पर केंद्रित है। इसमें 26 संकेतकों के माध्यम से यह देखा जाता है कि लोगों के पास बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, पेंशन और बीमा सेवाओं के लिए फिजिकल और डिजिटल बुनियादी ढांचा कितना उपलब्ध है। आसान शब्दों में कहें तो क्या आपके पास बैंक की शाखा या डिजिटल ऐप की पहुंच है। दूसरा और सबसे अधिक वेटेज वाला सब इंडेक्स है यूसेज, जिसका वेटेज 45% है। यह वित्तीय समावेशन के डिमांड साइड को दर्शाता है। इसके 52 संकेतकों के जरिए यह मापा जाता है कि लोग उपलब्ध वित्तीय बुनियादी ढांचे का कितनी बार उपयोग करते हैं, जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या कितनी है। सिर्फ खाता होना काफी नहीं है, उसका सक्रिय रूप से इस्तेमाल होना भी जरूरी है। तीसरा सब इंडेक्स है क्वालिटी, जिसे 20% वेटेज दिया गया है। यह वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता की जांच करता है। इसके 19 संकेतकों के माध्यम से यह देखा जाता है कि नागरिकों को वित्तीय सेवाओं और उनके अधिकारों के बारे में कितनी शिक्षा दी जा रही है और क्या उनके पास शिकायतों के समाधान के प्रभावी तरीके मौजूद हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग न केवल सुलभ हो बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद भी हो। पब्लिक डेट इन इंडिया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते सार्वजनिक ऋण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह रिपोर्ट क्या है। यह रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की एक सब कमेटी द्वारा तैयार की जाती है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की मजबूती और इसके स्थिरता के जोखिमों का आकलन करती है। यहाँ यह जानना दिलचस्प है कि साल 2010 में बनी इस परिषद के अध्यक्ष हमारे वित्त मंत्री होते हैं और इसमें आरबीआई, सेबी जैसे प्रमुख नियामकों के प्रमुख शामिल होते हैं। रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातों पर गौर करें तो भारत आज भी वैश्विक विकास का एक बड़ा इंजन बना हुआ है। हमारे वित्तीय संस्थान बहुत मजबूत हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बैंकों का खराब कर्ज यानी एनपीए गिरकर कई दशकों के निचले स्तर 2.3% पर आ गया है। लेकिन रिपोर्ट में एक चिंता भी जताई गई है और वह है बढ़ता सार्वजनिक ऋण। साल 2024 में भारत का पब्लिक डेट जीडीपी के 80% से भी अधिक रहा है, जो हमारे जैसे अन्य उभरते देशों की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। अब सवाल आता है कि आखिर ये सार्वजनिक ऋण होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह वह कुल कर्ज है जो सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों ने निजी क्षेत्र या विदेशी सरकारों से लिया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का कर्ज शामिल होता है। भारत के सार्वजनिक ऋण की एक अच्छी बात यह है कि इसका 96.59% हिस्सा आंतरिक ऋण है, यानी यह देश के भीतर से ही लिया गया है। मात्र 3.41% हिस्सा ही विदेशी ऋण है। केंद्रीय बजट 2025 से 2026 के अनुसार हमारा कुल सार्वजनिक ऋण 18,174,284 रुपये है। अगर हम भारत के विदेशी कर्ज की बनावट यानी कंपोजिशन को देखें तो अमेरिकी डॉलर इसका सबसे बड़ा हिस्सा है जो लगभग 54.2% है। इसके बाद भारतीय रुपया 31.1% के साथ दूसरे स्थान पर आता है और फिर जापानी येन और एसडीआर का नंबर आता है। दिलचस्प बात यह है कि इस कर्ज को लेने वालों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी गैर वित्तीय निगमों की है जो 35.5% है। इनके बाद डिपॉजिट लेने वाली कंपनियां 27.5% और सामान्य सरकार 22.9% आती हैं। कर्ज के साधनों में लोन यानी ऋण सबसे बड़ा हिस्सा 34% रखते हैं, जिसके बाद करेंसी और डिपॉजिट का स्थान है।
ज्यादा सार्वजनिक ऋण होने के कुछ संभावित खतरे भी होते हैं। इससे सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ता है, जिससे अन्य जरूरी कामों के लिए पैसा कम बचता है, जिसे फिस्कल स्पेस की कमी कहा जाता है। साथ ही यह महंगाई का दबाव बढ़ा सकता है और निजी निवेश को बाहर धकेल सकता है, जिसे क्राउडिंग आउट कहते हैं। यह न केवल वर्तमान विकास को प्रभावित करता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर भी कर्ज का बोझ डालता है। भारत में इस कर्ज के प्रबंधन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। सबसे प्रमुख FRBM एक्ट है, जो सरकार को घाटे और कर्ज को एक टिकाऊ स्तर तक कम करने का निर्देश देता है। इस कानून ने 2024 से 25 तक केंद्र सरकार के कर्ज को GDP के 40% और कुल सरकारी कर्ज को 60% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा RBI एक्ट 1934 की धारा 20 के तहत RBI केंद्र सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के लिए बाध्य है। वहीं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम सरकारी सिक्योरिटीज और उनके प्रबंधन से संबंधित नियमों को आधुनिक बनाता है। अब सवाल यह है कि भारत का सार्वजनिक ऋण इतना अधिक क्यों है? इसका एक बड़ा कारण लगातार बना रहने वाला राजकोषीय घाटा है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए केंद्र सरकार का घाटा 15.77 लाख रुपए करोड़ रहा। दूसरा कारण है भारी राजस्व व्यय, जो कुल 46.56 लाख रुपए करोड़ के खर्च में से 36.04 लाख रुपए करोड़ था। इसके अलावा मार्च 2025 के अंत तक भारत का विदेशी कर्ज 10% बढ़कर $736.3 बिलियन तक पहुंच गया है। साथ ही महामारी के दौरान स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं पर हुए भारी खर्च ने भी सरकार के कर्ज को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हाल ही में यह योजना चर्चा में है, क्योंकि इसने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक एक दशक यानी 10 साल का सफर पूरा कर लिया है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह मिशन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत देश के चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास करना था। इसमें पानी की आपूर्ति, सीवरेज प्रबंधन, नालियों की व्यवस्था, पार्क और हरियाली विकसित करना और बिना मोटर वाले शहरी परिवहन जैसे पैदल चलना या साइकिल चलाना शामिल था। साल 2021 में इस योजना को अमृत 2.0 फीट में समाहित कर दिया गया। हालांकि नए स्वरूप में शहरी परिवहन को इससे बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं अमृत 2.0 की। इसका पूरा ध्यान पानी और सीवरेज पर है। इसका लक्ष्य सभी वैधानिक कस्बों के हर घर में नल का पानी पहुंचाना और 500 अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन को बेहतर बनाना है। इसके कुछ बड़े हिस्से बहुत दिलचस्प हैं, जैसे पेयजल सर्वेक्षण। यह शहरों के बीच एक तरह की प्रतियोगिता है, जहां पानी की आपूर्ति, उसके पुनः उपयोग और जल निकायों के संरक्षण के आधार पर शहरों का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के जरिए लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जाता है और टेक्नोलॉजी सबमिशन के माध्यम से स्टार्टअप्स और निजी उद्यमियों के नए विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना की कुछ और खास विशेषताएं भी हैं। जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहां सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल पर काम करना अनिवार्य है। यहां फंडिंग परिणाम आधारित होती है, यानी शहरों को अपना लक्ष्य पूरा करने का रोडमैप देना पड़ता है। इसमें सामुदायिक भागीदारी, विशेषकर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है। साथ ही यह योजना पानी की सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देती है, जिसका मतलब है कि उपयोग किए गए पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल करना और जल निकायों को पुनर्जीवित करना। निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक एपेक्स कमेटी होती है, जिसकी अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव करते हैं, और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी काम करती है। अमृत के तहत कुछ और नई पहल भी की गई हैं, जैसे जल ही अमृत, जिसके जरिए पानी को सुरक्षित रूप से साफ कर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, और अमृत मित्र, जो महिला स्वयं सहायता समूहों को जल प्रबंधन के कौशल सिखाने का काम करता है। अदर की डेवलपमेंट्स। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो पहले स्थान पर अमेरिका $30.5 ट्रिलियन है, उसके बाद चीन $19.2 ट्रिलियन, तीसरे पर जर्मनी $4.74 ट्रिलियन और अब चौथे स्थान पर हमारा प्यारा भारत $4.18 ट्रिलियन खड़ा है। अब एक बुनियादी सवाल उठता है कि आखिर यह GDP क्या है जिससे किसी देश की ताकत मापी जाती है। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का मतलब है एक निश्चित समय के भीतर किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। इसे मापने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड, जो उत्पादन के हर स्तर पर जुड़ने वाली वैल्यू को मापता है। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, जो अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल खर्च को जोड़ता है।
और तीसरा है इनकम मेथड, जो मजदूरी, किराया, ब्याज और मुनाफे जैसी कुल कमाई को जोड़कर निकाला जाता है। भारत में जीडीपी की गणना कैसे होती है? इसका आधिकारिक जिम्मा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास है। भारत सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 फीट के मानकों का पालन करता है। यहाँ जीडीपी निकालने का एक खास फॉर्मूला है। मार्केट प्राइस पर जीडीपी बराबर है सभी क्षेत्रों की बेसिक प्राइस वाली जीवीए और नेट प्रोडक्ट टैक्स का जोड़। आसान शब्दों में कहें तो खेती, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे 8 प्रमुख क्षेत्रों में जो वैल्यू पैदा होती है उसमें सरकार को मिलने वाले टैक्स को जोड़ दिया जाता है और सब्सिडी को घटा दिया जाता है। इस गणना के लिए डेटा कहां से आता है? कॉरपोरेट सेक्टर के लिए एनएसओ अब पुराने फैक्ट्री सर्वे के बजाय एमसीए 21 डेटाबेस का इस्तेमाल करता है, जहां कंपनियां अपनी वित्तीय रिटर्न फाइल करती हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र के लिए समय समय पर होने वाले लेबर फोर्स या एंटरप्राइज सर्वे का सहारा लिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो होने जा रहा है वह है आधार वर्ष को 2011 से 12 से बदलकर 2022 से 23 करना। आधार वर्ष कीमतों को एक जगह स्थिर कर देता है ताकि हम वास्तविक जीडीपी निकाल सकें और महंगाई के असर को अलग कर देख सकें। यह बदलाव प्रोफेसर बी.एन. गोल्डर की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। मोस्पी रिलीसेस केपेक्स सर्वे। हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ ने प्राइवेट सेक्टर के निवेश इरादों पर आधारित अपना पहला कैपेक्स सर्वे पेश किया है। यह सर्वे कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के तहत किया गया है, जिसका मकसद यह समझना है कि निजी कंपनियां भविष्य के लिए कितना पैसा निवेश करने की योजना बना रही हैं। इस सर्वे के मुख्य नतीजों पर गौर करें तो पता चलता है कि वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स में 66% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण उद्योगों की रही है, जिनकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 से 25 में कुल निजी कैपेक्स का 48% थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? सरल शब्दों में कहें तो यह वह पैसा है जो मशीनरी, इमारतों, स्वास्थ्य सुविधाओं या शिक्षा जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाता है। इसमें केवल नई संपत्ति बनाना ही शामिल नहीं है, बल्कि पुरानी संपत्तियों को अपग्रेड करना और लिए गए लोन का भुगतान करना भी कैपेक्स का ही हिस्सा माना जाता है। अर्थशास्त्र को बेहतर समझने के लिए हमें पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच का अंतर जानना होगा। पूंजीगत व्यय भविष्य के लिए संपत्ति बनाता है और इसके लाभ लंबे समय तक मिलते हैं, जैसे किसी नई फैक्ट्री का निर्माण। यह अक्सर एक बार या कभी कभी किया जाने वाला बड़ा खर्च होता है। दूसरी ओर राजस्व व्यय सरकार या कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज चलाने का खर्च है, जिससे न तो कोई नई संपत्ति बनती है और न ही कोई कर्ज कम होता है, जैसे कि वेतन देना या बिजली का बिल। यह खर्च लगातार और बार बार होने वाला होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। हाल ही में भारत ने साल 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के अंतरसरकारी कार्य समूह, जिसे संक्षेप में इसार कहा जाता है, उसमें निर्विरोध अपनी जगह पक्की कर ली है। इसार के बारे में विस्तार से समझें तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक वैश्विक मंच है जहां नीति निर्माता, नियामक, मानक तय करने वाले लोग और कॉरपोरेट अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के प्रमुख विशेषज्ञ एक साथ आते हैं। इसका मुख्य काम सदस्य देशों को उनके वित्तीय विवरणों यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने में मदद करना है। यह न केवल पैसों के हिसाब किताब को देखता है, बल्कि गैरवित्तीय मुद्दों जैसे पर्यावरण, कॉरपोरेट गवर्नेंस और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी रिपोर्टिंग में भी तालमेल बिठाने का काम करता है, ताकि पूरी दुनिया में इनकी तुलना आसानी से की जा सके। इस संस्था का मिशन बहुत स्पष्ट है कि पारदर्शिता और अकाउंटिंग की बेहतरीन पद्धतियों को बढ़ावा देकर निवेश, विकास और आर्थिक स्थिरता का माहौल तैयार किया जाए। इसके लिए वे नीतिगत ढांचे और मार्गदर्शक उपकरण तैयार करते हैं। इसार के वार्षिक सत्र हर साल जिनेवा में आयोजित किए जाते हैं, जहां अकाउंटिंग की दुनिया में उभरने वाले नए मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जहां तक इसकी सदस्यता की बात है, इसमें कुल 34 औपचारिक सदस्य होते हैं जो 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव दुनिया के अलग अलग हिस्सों से किया जाता है ताकि सबको समान प्रतिनिधित्व मिले। इसमें अफ्रीका से 9, एशिया से 7, लैटिन अमेरिका से 6, पूर्वी यूरोप से 3 और पश्चिमी यूरोप तथा अन्य राज्यों से 9 सदस्य शामिल होते हैं। भारत का इस समूह में शामिल होना यह दर्शाता है कि दुनिया भर में कॉरपोरेट रिपोर्टिंग के मानकों को बेहतर बनाने में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने साल 2025 की अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई।
यह रिपोर्ट विशेष रूप से इस बात पर जोर देती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आने वाले समय में मानव विकास को आकार देने में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति की। भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि हम 193 देशों की सूची में 3 पायदान ऊपर चढ़कर 130वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत अभी भी मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है और हमारा एचडीआई स्कोर 0.685 है। रिपोर्ट के कुछ अन्य आंकड़े भी काफी प्रभावशाली हैं, जैसे 2023 में भारत में जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर 72 वर्ष हो गई है, जो इस इंडेक्स की शुरुआत से अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष बढ़कर 13 साल हो गए हैं, जो साल 1990 में मात्र 8.2 साल हुआ करते थे। हालांकि प्रगति के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की रैंकिंग हमारे एचडीआई रैंक से 7 स्थान पीछे है, जो आर्थिक वितरण में सुधार की जरूरत बताता है। इसके अलावा असमानता एक बड़ी समस्या है, खासकर लैंगिक असमानता। भारत जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 102वें स्थान पर है, जो प्रजनन स्वास्थ्य, राजनीति में प्रतिनिधित्व और वर्कफोर्स यानी श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी जैसी चुनौतियों को उजागर करता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो 1990 के बाद से दुनिया भर में मानव विकास की गति सबसे धीमी रही है। चिंता की बात यह है कि बहुत ऊंचे एचडीआई वाले देशों और कम एचडीआई वाले देशों के बीच की खाई लगातार चौथे साल बढ़ी है। अब समझते हैं कि आखिर इस एचडीआई वैल्यू को मापा कैसे जाता है। यह मुख्य रूप से 3 आयामों का औसत होता है। पहला है लंबा और स्वस्थ जीवन, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। दूसरा है ज्ञान तक पहुंच, जिसे वयस्कों के स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों और बच्चों के स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से देखा जाता है। और तीसरा है जीवन स्तर, जिसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के जरिए मापा जाता है। ये तीनों मिलकर हमें बताते हैं कि एक इंसान का जीवन स्तर और उसके विकास की संभावनाएं कैसी हैं।